गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम अपना पहला टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारा जो ये पेपर 1 है फाउंडेशन का, जिसका हमने बोला था कि इसको हम आगे से खाली अकाउंटेंसी बोलेंगे। तो अकाउंटेंसी का आज हम पहला टॉपिक करने जा रहे हैं। पहले लेक्चर में हमने सिर्फ क्या किया था, हमने डिटेल्ड सिलेबस का एनालिसिस कर दिया था और हमने लास्ट पेपर जो था नवंबर 20 का वो देखा था। उससे हमें एक आइडिया मिला था कि किस तरह का पेपर आता है, जहां हमने ये देखा था कि आपके 6 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 कंपल्सरी होगा और बाकी 5 में से आपको 4 करेंगे। हर में से 20-20 क्वेश्चन होंगे, 20-20 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा और टोटल मिला के ये आपके 100 मार्क्स होंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पहला टॉपिक, बट इससे पहले कि हम टॉपिक पे आ जाए, हम ये जो पहला पेपर है अकाउंटेंसी, इसकी थोड़ी सी इंपॉर्टेंस समझेंगे। इसकी सबसे पहली इंपॉर्टेंस ये है कि आपका जो नाम है, आप अभी तो 12th पास किए हो, मगर इस सीए कोर्स में आपने जब एडमिशन लिया तो आपकी नीयत यही है, आपका गोल यही है कि आपको 5 साल बाद चार्टर्ड अकाउंटेंसी की डिग्री मिल जाए। जब आपको वो डिग्री मिल जाएगी तो आपके नाम के साथ लगेगा आगे चार्टर्ड अकाउंटेंट। मतलब एक तो आप अकाउंटेंट हो ही, और वो भी आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो। एक यूनिवर्सिटी है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, जो कि बना दिया गया है पार्लियामेंट के एक एक्ट से, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949। एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, वो आपको इस अकाउंटिंग की डिग्री देगी। तो आप मामूली अकाउंटेंट नहीं रहोगे, आपने कहीं पे अकाउंटिंग का कोर्स कर दिया। जो नॉर्मल अकाउंटेंट होते हैं 11th-12th थोड़ा सा पढ़ लिया या अकाउंटिंग का कोर्स कर दिया और बाकी फर्म्स के अकाउंट्स संभालते हैं, आप वो अकाउंटेंट नहीं रहोगे, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट रहोगे। आपके नाम के में ही अकाउंटेंट है, तो इसलिए जरूरी है कि आपके पूरे करिकुलम में अकाउंटेंसी तो होनी ही चाहिए। तो इसी तरह से जो डिवाइस कर दिया है आपका सिलेबस, आपका करिकुलम, बोर्ड ऑफ स्टडीज ऑफ आईसीए, उन्होंने आपका जितने भी स्टेज है उसमें अकाउंटेंसी रख लिया है। आपका पहला स्टेज है सीए फाउंडेशन, उसमें उन्होंने अकाउंटेंसी रखा है, पेपर नंबर 1। आपका दूसरा स्टेज आएगा सीए इंटरमीडिएट, उसमें आपके 2 ग्रुप है, ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2। यहाँ पे पेपर नंबर 1 और इधर पेपर नंबर 5, जो मतलब इसका भी पहला पेपर जो है ग्रुप 2 का, वो भी अकाउंटेंसी है। उसके बाद आपका तीसरा आएगा सीए फाइनल। सीए फाइनल में भी आपका ग्रुप 1 में अकाउंटेंसी है। तो यहाँ आप देखोगे हर स्टेज पे आपको अकाउंटेंसी रखा है, तो आपको इसकी इंपॉर्टेंस समझ आ रही होगी। और इसमें एक और चीज क्या है, यहां पे जो आप अकाउंटिंग पढ़ोगे वो बेस बनेगा ग्रुप 1 के पेपर 1 इंटरमीडिएट के। वहां जो पढ़ोगे ये दोनों चीजें आपकी बेस बनेगी पेपर नंबर 5 के लिए, और यहां जो पूरा पढ़ोगे आप, वो बनेगा बेस फाइनल के लिए। मतलब ये इंटर रिलेटेड है, आप किसी भी चीज को स्किप नहीं कर सकते। खुसूसन आप फाउंडेशन में जो बेसिक्स है, जर्नल एंट्री कैसे करते हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, आप उस चीज को स्किप नहीं कर सकते। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, जैसे मैथ्स है, आप बोल सकते हैं कि यार मैथ्स तो मुझे पास करना है, 40 लाने हैं मिनिमम, बाकी मैं कहीं और से खींच के 200 तो लाऊंगा, तो फाउंडेशन पास करूंगा और आगे मैथ्स की जरूरत ना पड़े। बट ये चीज आप अकाउंटेंसी के लिए नहीं बोल सकते, क्योंकि अकाउंटेंसी आपके नाम में है, आपके पेपर्स में है, आपके हर स्टेज में है, चाहे फाउंडेशन हो, इंटर हो, फाइनल हो। तो जब आप अकाउंटेंसी सब्जेक्ट पढ़ने आओगे, मेरे लेक्चर्स देखोगे, तो आपको ये समझना है, इस नीयत से, इस एटीट्यूड से आना है कि मुझे तो सिर्फ पास नहीं करना है, मुझे ये गोल नहीं है कि मुझे ये पढ़ के 40 और 50 मार्क्स लाने हैं, बल्कि ये गोल होना चाहिए कि मेरी जो वैल्यू एडिशन है वो होनी चाहिए। आज आप कुछ नहीं हो, 12th के स्टूडेंट पास आउट हो और 5 साल बाद आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, तो क्या सिर्फ डिग्री से होगा, कि बल्कि जो आपको वैल्यू एडिशन हुई होगी इन 5 सालों में, जो उस आग की भट्टी में आप गुजर गए होंगे और वहां से आपको वैल्यू एडिशन होगी, तभी तो आपकी कीमत होगी। तो ये नहीं समझना है कि सिर्फ पास करना है, बल्कि आपको अपनी वैल्यू एडिशन करनी है। तो जब भी आप आओगे मेरे सब्जेक्ट में या किसी और फैकल्टी के सब्जेक्ट में, इस नियत से आ जाओ कि आपकी वैल्यू एडिशन होनी है। बिलीव मी, अगर आप इस एटीट्यूड से आओगे ना कि आपको सीए बनना है और उसके लिए आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, आप में उतना वैल्यू होना चाहिए नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से, तभी आप कहलाओगे चार्टर्ड अकाउंट। तभी आप डिजर्व करोगे चार्टर्ड अकाउंट होना, अपने आप के प्रीफिक्स में चार्टर्ड अकाउंट लगाना। तो आपका पढ़ाई और आपका ये सफर है बहुत आसान होगा। सिर्फ ये समझना कि ये स्टेज है मुझे पास करना है, ये स्टेज मुझे पास करना है, वो स्टेज मुझे पास करना है, उससे आपकी वैल्यू एडिशन नहीं हो जाएगी। जॉब के बाद भी आप देखोगे कुछ सीएस होंगे
कि उनको पहले मतलब आप सुनोगे किसी से कि उसने सीए कर दिया और उसको अच्छी जॉब नहीं मिली, क्यों? उन्होंने या तो डमी आर्टिकलशिप की होती, या जो एग्जाम में होता है वो सिर्फ पास के लिए जाते हैं, पास के लिए जाते हैं, ट्रिक्स के लिए जाते हैं। आप वो एटीट्यूड लेके मत चलो। और देखो ये आपका पहला ही पेपर है, अकाउंटेंसी आपको हर स्टेज में पहला पेपर है। इसके लिए इसके साथ साथ इसकी इंपॉर्टेंस और बढ़ती है, क्योंकि अगर आपका पहला पेपर अच्छा हो जाता है, अगर आपका पहला पेपर अच्छा हो जाता है तो आपके जो बाकी पेपर्स है वो भी अच्छे से हो पाते हैं। आप में एक और कॉन्फिडेंस आता है उन पेपर्स को भी पास करने का, अगर आपको पहला पेपर अच्छा होता है। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बोला था कि अकाउंटेंसी में भले ही हमें सिर्फ 40 मार्क्स लाने हो और एग्रीगेट में 50 लाने, बट हमारा फेवरेट सब्जेक्ट अकाउंटेंसी होना चाहिए और हमारा टारगेट 40 नहीं, 50 नहीं, नॉट लेस देन 100 होना चाहिए अकाउंटेंसी में। और बिलीव मी, जुड़े रहो लेक्चर्स में, गारंटी देता हूं कि एक एक क्वेश्चन में, एक एक टॉपिक में हम कंसेप्चुअल क्लैरिटी लाएंगे और हमारा ये गोल रहेगा कि हम 100 आउट ऑफ 100 अकाउंटेंसी में स्कोर करें। और उसके साथ साथ हमारे बाकी बुक्स में पास होना भी आसान हो जाएगा, फाउंडेशन और इंटरमीडिएट जो भी होगा वो बाकी बुक्स में प्रेशर हमारा कम रहेगा। और ये चीज भी है कि जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए अकाउंटिंग नॉलेज होना, वो भी हमें हासिल होगी। तो ये था थोड़ा इस सब्जेक्ट के लिए। अब रही बात आपके इसके लिए, आप में जो अकाउंटेंसी है, आज हम उसका पहला टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपकी बुक मैं तो आपको इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल से ही पढ़ाऊंगा, कहीं और से नहीं पढ़ूंगा, मैं आपको वहां से ही पढ़ाऊंगा, बट मैं थोड़ा सा अपने शब्दों में अपनी स्ट्रैटेजी से पढ़ाऊंगा। हो सकता है कि कोई कंसेप्ट, कोई टर्म मैं इनिशियल स्टेज पे छोड़ दूंगा जो आपकी बुक में होगी। आपको ये नहीं समझना है कि सर ने ये टॉपिक क्यों छोड़ दिया, ये कंसेप्ट क्यों नहीं कर दिया, क्योंकि मुझे पता है। अब मेरे पास अगर देखा जाएगा पोस्ट सीए मतलब एकेडमिक्स में अगर देखें तो 6 साल 7 साल का एक्सपीरियंस है पढ़ाने का। और अकाउंटेंसी का मेरा एक्सपीरियंस 2009 से है, जब मैं 11th में कॉमर्स में आया था। तो तब से मुझे एक्सपीरियंस, तो मुझे भी विद द पैसा टाइम लगा है कि टीचर्स को कब क्या पढ़ाना चाहिए था या क्या क्या पहले पता होना चाहिए। मैं आपको उस तरीके से पढ़ाऊंगा। मैं यहाँ पे थ्योरी स्टार्ट करता हूँ, अदरवाइज मैं नॉर्मली थ्योरी स्टार्ट नहीं करता हूँ। बाकी अगर मैं किसी को 11th पढ़ाना होगा, 12th पढ़ाना होगा, मैं वो थ्योरी स्टार्ट नहीं करता हूँ। बट क्योंकि अब आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स में आने वाले हो, तो मुझे कुछ चीजें हैं जो आपको स्टार्ट की बतानी है। और मैं इस एजम्पशन के साथ भी पढ़ा रहा हूँ कि आपने 11th 12th कॉमर्स में ही कर दिया है, तो थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया है, तभी मैं एफर्ट कर पाऊंगा कि मैं आपको थोड़ा सा थ्योरी भी टच कर लूँ। हमने लास्ट पेपर में देखा था कि इसमें से 10 मार्क्स आए थे, तो इंपॉर्टेंट तो है ही ये हमारा थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क जो पहला चैप्टर है। बट उसके साथ साथ क्योंकि अब मुझे पता है कि जो बच्चे इधर पढ़ रहे हैं इनका अल्टीमेट गोल चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो इनको मुझे वो वाला आइडिया भी देना है थ्योरी का। अदरवाइज मैं थ्योरी पहले नहीं पढ़ाता हूँ। बट इसमें भी जो मैं आपको थ्योरी पढ़ाऊंगा, कुछ चीजें मैं स्किप करूंगा, वो तुम मुझ तक छोड़ते रहे। जब बैच कंप्लीट हो जाएगा फिर आप देख लेना, मैंने कुछ भी चीज नहीं छोड़ेगी, क्योंकि मुझे पता है कौन सी चीज कब आपको पढ़ानी है। तो आप घबराना नहीं है। हम कहां से पढ़ रहे हैं? हम इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल से पढ़ रहे हैं। जो आपके पास बुक्स आई है आपको वो सामने रखनी है। मैं अलग से कोई भी बुक लाने की जरूरत नहीं है। आप बोलोगे सर इसमें क्वेश्चंस कम है, इसमें सफिशिएंट क्वेश्चंस है, कुछ और क्वेश्चन जो करने हैं उसके लिए मैंने आपको बुलाया। हमारे पास आरटीपी है, हमारे पास एमटीपी है, हमें पास्ट ईयर पेपर्स है, उनके सजेस्ट आंसर है, वो सारा आप इंस्टीट्यूट की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। और कैसे डाउनलोड कर सकते हो वो मैंने लास्ट वीडियो में जो आपके प्लेलिस्ट में है चार्टर्ड अकाउंटेंट कोर्स में, वहां पे अच्छे से बता दिया है। आप उसको अपने लैपटॉप में डाउनलोड करके रखो, या अपने फोन में भी डाउनलोड कर सकते हो अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है। वो चीजें हमने ऑलरेडी कवर कर दी है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। ठीक है। मैं जो बच्चे नॉर्मली अकाउंटिंग पढ़ते हैं उनके लिए मैं डिफरेंट ही बताता, बट अब क्योंकि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने वाले हो, क्योंकि अब आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने वाले हो, तो आपको ये चीज रखना है मेरे नजर में। अब आप चार्टर्ड अकाउंटेंट ही हो। अभी तो भले ही आप फाउंडेशन के स्टूडेंट हो, बट मैं आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बोलूंगा स्टार्टिंग फ्रॉम टुडेज लेक्चर। तो आपको भी अपने आप को चार्टर्ड अकाउंटेंट रखना है। अब मुझे बता दो, अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो तो क्या आपसे एक्सपेक्टेशन है उन लोगों की जो इस समाज में रहते हैं कि आपको अकाउंटिंग के रिलेटेड जो भी होगा वो आना चाहिए? हाँ सर, आना तो चाहिए। अगर आप अपने लोकल दुकानदार के पास जाते हो और उसको बोलते हो कि वो बोलेगा बेटा क्या कर रहे हो? अंकल मैं सीए कर रहा हूं। आप फील करो, उसको क्या लगेगा? अच्छा बहुत अच्छा कोर्स कर रहे हो।
बेटा ये बैंक वाले मुझे बोल रहे थे कि मुझे वो सीसी लिमिट ली थी, लोन लिया था, तो मुझे बोल रहे थे बैलेंस शीट चाहिए उनको। तो आपको आती है बैलेंस शीट बनाना और प्रॉफिट एंड लॉस बना, बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? क्या वो आपसे एक्सपेक्ट करेंगे? हाँ सर, वो तो हमसे एक्सपेक्ट करेंगे। तो आप अगर देखोगे किसी को भी आप बोलोगे ना कि हम सीए कर रहे हैं, तो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपको उनके लेवल की बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस बनाना आना चाहिए। अब थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड देखा जाए तो अगर पार्टनरशिप में कोई है, उनके कुछ पार्टनरशिप के इश्यूज है, तो क्या वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं? द आंसर इज यस। और क्या टाइप की बिजनेस हो सकती है सर? और कंपनी लेवल की बिजनेस होते हैं। अगर कंपनी लेवल के बिजनेसेस है, तो क्या आपसे एक्सपेक्टेड नहीं है कल को आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनोगे तो आपके उनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाना चाहिए? हाँ सर, बिल्कुल आना चाहिए। तो इस कोर्स में हम यही चीजें सीखेंगे जो आपको बनना है कल। इंस्टीट्यूट आपको उसी के लिए तैयारी करेगा कि आपको फील्ड में जो काम करना है, आपको यही चीजें सिखाई जाएंगे। तो बेसिकली आपके फाउंडेशन में हम क्या सीखेंगे? फाउंडेशन में हम सीखेंगे कि सोल प्रोप्राइटर, हमने पढ़ा था जो बिजनेसेस होते हैं उनके में जो ओनरशिप होती है वो किस तरह की होती है। अब बेसिकली तो बिजनेस के रिगार्डिंग है सारे चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स। अब बिजनेसेस में अगर देखा जाए तो जहां तक ओनरशिप की बात है, या तो वो सोल प्रोप्राइटर होंगे। सोल प्रोप्राइटर मतलब एक ही मालिक है। या तो दो बंदे मिलेंगे या दो से ज्यादा बंदे मिलेंगे, वो पार्टनरशिप में बिजनेस करेंगे। या तो नंबर ऑफ बंदे बहुत ज्यादा हो रहे हैं, वो पार्टनरशिप नहीं कर सकता एज पर एक्ट, या उनको चाहते हैं कि नहीं, हम हमारी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है पार्टनरशिप में और हम कंपनी बनाएंगे, तो कंपनी होती है। इन सबको किसी ना किसी रीजन से अपने फाइनेंशियल्स चाहिए होंगे, अपना अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स इनमें होने चाहिए। सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप और कंपनी। तो आपसे एक्सपेक्टेड है आपको इन सब के फाइनेंस स्टेटमेंट बनाने आने चाहिए। अब आप बोलोगे सर सोल प्रोप्राइटर को क्या लॉ से मैंडेटरी है ये बना दे रहा है? द आंसर इज अपेरेंटली नो। इनको जरूरत नहीं है, मगर इनको भी जरूरत पड़ सकती है। कहां कहां पे इनको जरूरत पड़ सकती है? अपनी प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट। अगर एक सोल प्रोप्राइटर चाहता है कि वो बैंक से लोन ले ले, तो बैंक वाले उसको बोलेंगे तुम अपने फाइनेंशियल्स ला के दे दो, वो भी चार्टर्ड अकाउंट से सर्टिफाई करके कि आपका प्रॉफिट कितना आ रहा है। अब आपको लोन देंगे, क्या आपके पास एसेट्स उतने हैं, क्या आपके पास स्टॉक उतना है? कल को आप पैसे नहीं दे पाओगे तो हम आपका स्टॉक बेचेंगे, आपका बिजनेस का यूनिट को बेचेंगे और रिकवरी करेंगे। और क्या आपके पास प्रॉफिट उतना है कि आप हमारा लोन वो कर सकते हो, आप हमारा लोन रिपे कर सकते हो अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। तो वो इनको अगर लोन लेना पड़ेगा तो उसके लिए इनको प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा। पार्टनरशिप के लिए भी सेम चीज, अगर उनको लोन लेना है तो उनको प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। दूसरा चीज, हमारे जिस कंट्री में हम रहते हैं, क्या वहां के लॉज ऐसे है कि इन लोगों को बनाने होते हैं बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट? द आंसर इज यस। द इनकम टैक्स एक्ट 1961 जो भी आप पढ़ोगे अभी, इनकम टैक्स भी आप पढ़ोगे अभी सीए के इंटरमीडिएट में, तो वो बोलता है सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप फर्म्स को कि अगर आपका 2 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर है, अगर आपकी 2 करोड़ से ज्यादा सेल है, तो आप अपने बिजनेस को क्या करा लो? टैक्स ऑडिट करा लो। क्या करा लो? टैक्स ऑडिट करा लो। चार्टर्ड अकाउंटेंट से टैक्स ऑडिट करा लो। यहां मैं आपको यह भी बताता हूं कि दूसरी चीज जो मैं आपको बताता हूं कि एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको क्या करना पड़ेगा। एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको, एक बंदा आएगा उसको लोन लेना है बैंक से, तो आपको उसकी बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी, या वो बोलेगा आप मेरा हिसाब रखो, या वही बात आई कि उनका टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा है तो उनको टैक्स ऑडिट कराना है, उसके लिए उनको प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट दैट शुड बी ऑडिटेड बाय अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनोगे, कल को आपको उन बिजनेस का टैक्स ऑडिट करना पड़ेगा, तो आपने उनकी प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट, उनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे। तो दो चीज तो समझ आ गए आपको। लोगों नॉर्मल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप जिनको भी लोन लेना है, आपको उनके प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बनाने पड़ेंगे। अगर उनका टैक्स ऑडिट हो रहा है तो आपको अगेन उनका प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट, वो सारा बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना के उसके ऑडिटिंग करनी पड़ेगी। हालांकि बुक्स ऑफ अकाउंट का कोई और भी बना सकता है, बट आपको उनका ऑडिट करना है। और जहां तक कंपनी की बात है, तो कंपनीज के लिए जो एक्ट गवर्न करता है वो कंपनीज एक्ट है 2013। ये चीजें आप लॉ में भी पढ़ोगे, बिजनेस लॉ में भी पढ़ोगे, कंपनीज एक्ट 2013 के बारे में, पार्टनरशिप एक्ट 1932, ये सारी चीज आप वहां भी पढ़ोगे।
तो कंपनीज एक्ट 2013 बोलता है जो भी कंपनी इंडिया में है उनको मैंडेटरीली है अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना, चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो, बैलेंस शीट हो, कैश फ्लो स्टेटमेंट हो, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इक्विटी, जो आप सारी चीजें पढ़ोगे वो उनको मैंडेटरी है। कौन बना देगा? चार्टर्ड अकाउंटेंट बना देगा। और इनको क्या करना होता है, इनको एक और चीज होता है, इनको स्टैट्यूटरी ऑडिट कराना पड़ता है। स्टैट्यूटरी ऑडिटर इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करता है। तो अगेन आपका और काम आ गया, चार्टर्ड अकाउंट स्टैट्यूटरी ऑडिट इनका करता है। तो इनको मैंडेटरी, कंपनीज एक्ट में कंपनीज को तो मैंडेटरी कर रहा है, कंपनीज एक्ट फाइनेंस स्टेटमेंट बनाना, उनका ऑडिट कराना, तो सीए का काम बढ़ ही रहा है। पार्टनरशिप के लिए या सोल प्रॉपर्टी के नॉर्मल बिजनेस के लिए अगर उनका 2 करोड़ से ज्यादा हो रहा है तो उनको टैक्स ऑडिट कराना है, वहां पे भी चार्टर्ड अकाउंट का काम आ रहा है। तो इट मींस आपको जब ये सारी चीजें आफ्टर चार्टर्ड अकाउंट से करनी है तो आपके करिकुलम में ये सारी चीजें होनी चाहिए। तो आपका फाउंडेशन का उसी चीज से रखा है, क्योंकि आप कंपनी आपको बहुत आगे स्टेज में करना पड़ेगा, बहुत डिटेल में करना पड़ेगा, पार्टनरशिप के भी एडवांस करने हैं, बट पार्टनरशिप का बेसिक्स, कंपनी का बेसिक और सोल प्रॉपर्टी का सारा कुछ आपका फाउंडेशन में कवर कर दिया गया। तो आपको बस यही सोचना है कि आपकी वैल्यू एडिशन इस तरह से होगी फाउंडेशन में कि आप आगे इंटरमीडिएट में फिर पार्टनरशिप के एडवांस इश्यूज करोगे और फाइनल में आप कंपनी के एडवांस इश्यूज करोगे। इस तरीके से जितने भी अकाउंटिंग के रिलेटेड काम है वो आपको आएंगे। और क्या होता है, अदर देन बिजनेसेस, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती है, जिनको हम एनपीओज बोलते हैं या एनजीओज बोलते हैं, जिनका काम प्रॉफिट कमाना नहीं होता है, तो उनका तो प्रॉफिट लॉस का सवाल ही नहीं होता है, बट उनका क्या काम होता है, लोगों की हेल्प कर देना। बट उनको भी तो अपने रिकॉर्ड्स करने रखने पड़ेंगे, उनको भी तो अपने रिकॉर्ड्स रखने पड़ेंगे, क्योंकि वो ट्रस्ट होते हैं, उनमें लोगों की डोनेशंस आती है। और इनकम टैक्स एक्ट भी उनको बोलता है ट्रस्ट को कि तुम्हारा प्रॉफिट, चलो ठीक है प्रॉफिट वॉफिट नहीं है तुम्हारा, बट उनको भी ऑडिट कराना पड़ता है चार्टर्ड अकाउंटेंट से। तो उनको भी अपनी बुक्स बनाई, यार सोसाइटी ने बनाई होती है तो क्या पता वहां पे जो बंदे होते हैं वो चोरियां कर रहे, तो उनको भी जरूरत पड़ेगी कि वो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, हालांकि उनका वैसे नहीं होता है, तो वो भी अपना इनकम एक्सपेंडिचर, उनके बेसिकली रिसीट्स आती है, कुछ तरह से उनको डोनेशन आती है, यहाँ से खर्चा करते हैं, तो उनके रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना, उनका इनकम एंड एक्सपेंडिचर, हो सकता है वो कुछ बिजनेस भी साइड में करे बट उनका प्रॉफिट का मोटिव नहीं है, तो नॉट फॉर उनका इनकम एंड एक्सपेंडिचर, उनकी बैलेंस शीट बनाना, ये भी आपका था। स्कूल्स होते हैं, हालांकि हो सकता है उनका प्रॉफिट मोटिव या नॉट फॉर प्रॉफिट हो, क्योंकि उनके इनकम टैक्स में एग्जम्पशंस मिलती है, उनको भी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने पड़ते हैं, वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट ने बनाने। तो एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको क्या करना है, आपको ये सारी चीजें करनी पड़ेगी। मैं जब नॉर्मल 11th तक बच्चों को पढ़ाता हूँ ना, तो मैं उनको बोलता हूँ कि आप एज्यूम करो कि मैंने आपको किसी शोरूम, मेरा शोरूम है, मैंने आपको वहां का अकाउंटेंट रखा, बट आप शोरूम के अकाउंटेंट नहीं हो, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो। तो आप उस एंगल से सोचो कि कल को आपको ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी। वो ठीक है, मैं आपको आज से चार्टर्ड अकाउंटेंट बोलूंगा क्योंकि मैंने आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाना है, बट स्टार्ट हम उसी चीज से करेंगे कि मैंने आपको ये सारी चीजें सिखानी है, ये सारी अकाउंटिंग सिखानी है। वी विल स्टार्ट फ्रॉम द सोल प्रोप्राइटर। हम सोल प्रोप्राइटर से स्टार्ट करेंगे, आगे आगे हम पार्टनरशिप पे जाएंगे और फिर कंपनी पे जाएंगे। तो अभी मैं स्टार्ट करता हूं सोल प्रोप्राइटर से। तो अभी मैं सोल प्रोप्राइटर से स्टार्ट करता हूं। हम इसकी अकाउंटिंग सीखेंगे, उसके बाद हम पार्टनरशिप पे आएंगे, उसके बाद हम कंपनी पे आएंगे। जहां तक सोल प्रोवाइडर की बात है, तो आप मेरे पास आइए, सर मुझे तो चार्टर्ड अकाउंट मैंने बोला बिल्कुल ठीक, मैं आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट बना दूंगा, और उसमें आपको बाकी चीजों के लिए बाकी फैकल्टी से पढ़ना पड़ेगा, मैं तो भी आपको अकाउंटेंसी पढ़ाऊंगा, तो अकाउंटेंसी में आपको एक्सपर्ट बना दूंगा। मैंने आपको बोला बेटा ठीक है। तो हमने ले लिया एक सोल प्रोपाइटर, उसका नाम हम रखेंगे, चलो मेरा ही अपना शोरूम है, एजे गारमेंट्स करके, मेरा रेडीमेड गारमेंट्स का स्टोर है, या मेरे फ्रेंड का है। तो मैंने उसको बोला कि यार इसको मुझे अकाउंटिंग सिखानी है, तो मैं इसको तेरे दुकान पे भेजता हूं, इसको अपने अकाउंटेंट के साथ रखना। देखो तुम्हें अकाउंटेंट नहीं बनना है मेरे दोस्त, यू आर ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, बट अभी स्टार्ट करने के लिए पहुंचना ऊपर मंजिल तक है, स्टार्ट तो करना होता है ना पहले स्टेप से। तो पहले स्टेप में मैंने आपको उधर रखना, ये नहीं समझना कि आपको मैं वहां का अकाउंटेंट बना रहा हूं, मैंने आपको बहुत ऊपर लेना है, बड़ी बड़ी कंपनीज का चार्टर्ड अकाउंटेंट, नॉट ओनली उनका अकाउंटेंट बल्कि चार्टर्ड अकाउंटेंट, उनका ऑडिटर बनाना है। तो उसके लिए पहले आपको सीखना पड़ेगा, जब आपको खुद फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने आएंगे तभी तो उसका ऑडिट करोगे, अगर आपको खुद बनाना नहीं आएगा तो ऑडिट इसका करोगे। तो आपको मैं उसी चीज के लिए ले जाऊंगा, बट वी विल स्टार्ट फ्रॉम ए रेडीमेड गारमेंट शॉप। तो आपको क्या करना है, अकाउंटिंग करनी है वहां पे, आपको उस बिजनेस का हिसाब रखना है,
आपको उस बिजनेस का हिसाब रखना है बेसिकली। क्या जानना चाहता होगा ये सोल प्रोप्राइटर, अगर उसको वो बैंक वाला बोल रहा है कि एक तो ये खुद भी चाहता होगा, एक ओनर खुद भी चाहता होगा कि मुझे पता चले, दो चीजें इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। एक, मैं जो साल में काम करूंगा, मैं जो साल में काम करूंगा, मेरा प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, ये उसको पता चलना चाहिए। दूसरी चीज उसको क्या पता होना चाहिए कि इसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। इसको हम बोलते हैं कि अगर इसने साल में काम कर दिया तो इसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी रही। और दूसरी चीज क्या पता होना चाहिए, इसकी फाइनेंशियल पोजीशन, इसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। इमेजिन करो मैं अभी दिल्ली में बैठा हूं और मेरा बिजनेस चल रहा है कश्मीर में, मेरा बिजनेस चल रहा है कश्मीर में, तो क्या मैं उधर खुद जा रहा हूं? द आंसर इज नो। वहां पे मैंने लोग रखे हैं, क्या मेरा ये वो नहीं होना चाहिए, एक फियर नहीं होना चाहिए कि ये मतलब कुछ फ्रॉड करेंगे। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैंने उधर रखा है अकाउंटेंट। क्या रखा है? अकाउंटेंट। तो मैंने उस अकाउंटेंट को बोला है कि भाई तूने, तेरा काम क्या होगा, तूने इस बिजनेस का हिसाब रखना है। क्या रखना है? हिसाब रखना है। कहां से पैसा आया, कहां से खर्च कर दिया, ताकि मुझे पता चल जाए एट द एंड ऑफ द ईयर कि मैं प्रॉफिट में हूं कि मैं लॉस में हूं। और मुझे पता चल जाए कि मुझे किन लोगों से पैसा लेना है, किन लोगों को पैसा देना है, वो सारा चीज पता होना चाहिए। तो अकाउंटेंट को क्या करना है, बेसिकली अकाउंटिंग में क्या करना है, इस बिजनेस का हिसाब रखना है। तो अकाउंटिंग कुछ नहीं है, बस उस बिजनेस का क्या करना है, हिसाब रखना है। पैसे का हिसाब रखना है कि पैसा कहां से आया, कहां गया, कितना बचा है, किसको देना है, किससे लेना है, एसेट कितने हैं, लायबिलिटीज कितने, बस यही चीज हमने करना है। और इस चीज को, इस हिसाब रखने को हर कोई हम में से करता है। मैं स्टार्ट आपसे ही करता हूं। आप स्कूल जाते थे तो आपके पापा आपको 50 रुपया देते थे या 100 रुपया देते थे, या अगर आपको डेली होता तो इस तरह से थे, या तो आपको वीकली 500 देते थे। तो क्या आप उस 500 का हिसाब नहीं रखते थे? हाँ सर, रखते थे। क्योंकि कल को पापा बोलेंगे कि पैसे तो दिए थे, कहाँ खर्च कर दिए, तो आप बोलोगे पापा हर दिन मेरा किराया इतना लगता था, 50 रुपये आने में, 50 रुपये जाने में, या जो भी होगा वो 20 रुपये आने में, 20 रुपये जाने में, और 10 रुपये की मैं चाय पीता था, ये करता था, वो करता था। तो इस तरह से आप हिसाब रखते हो। आप दोस्तों के बीच में भी हिसाब होता है कि आपने उससे पैसे लिए, दोस्त से पैसे, कभी जरूरत पड़े तो दोस्त से लिए। करते हैं नहीं करते? हाँ सर, हम भी करते हैं। तो आप हिसाब करते हो। आप अब हिसाब कैसे करते हो? सर हम क्या करते हैं, या तो आजकल तो मोबाइल का जमाना है, तो मोबाइल के नोट्स में, मैं भी खुद करता हूँ, मोबाइल के नोट्स में रखता हूँ। ऐसे कर लेते हैं अपना वाला हिसाब कि किससे कितना लेना है, किसको कितना देना है। या सर हम कॉपी के पीछे लिख के रखते हैं। मेरा स्टूडेंट, फेवरेट स्टूडेंट अभी जो है, जिसके साथ मैं बड़ा टच में हूँ, अमान है एक, जो फाउंडेशन का लेक्चर देखता होगा। तो अमान अपना हिसाब रखता है कि उसको मैंने, अपनान से मैंने इतने पैसे, अपनान को मैंने 200 रुपए दे दिए थे। अपनान अब नहीं बोलना कि सर मेरा नाम ही क्यों लिया, ऐसे, या मैंने किसी को देने हैं ऐसे 1500, ऐसे करके वो अपना हिसाब रखता है। रखते हो नहीं रखते हो? क्या आपके पेरेंट्स हिसाब रखते हैं? द आंसर इज यस। सर पापा पापा या तो जॉब करते होंगे या तो बिजनेस करते होंगे। अगर जॉब करते होंगे, उनकी सैलरी आती है सपोज 40,000 रुपया आती है, तो वो तो एट द एंड ऑफ द मंथ आती है, पूरा मंथ वो खर्च करते रहते हैं। तो वो भी हिसाब रखते हैं कि हमारा दुकानदार है, उससे उधार पे लेते हैं, तो जब जब उससे लेते हैं तो डायरी लिख के रखते हैं, उस दुकानदार का नाम, सपोज मिस्टर गुलाम नबी। ठीक है। तो अपनी डायरी रखते हैं आपके पापा, तो उस पर रखते हैं गुलाम नबी, जो है जो मेन आपका दुकानदार, नॉर्मली यही होता है घरों में, एक दुकानदार होता है, तो उससे लेते हैं। तो लिखते हैं कि आज हमने आटा लाया वहां से 300 का, राइस लाया 1500 का, चाय लाई 200 की, ये उसका हिसाब रखते हैं। तो टोटल आ जाता है। फिर जब मंथ में माल सैलरी आ जाती है, फिर सपोज उसने इनको 5,000 का चेक दे दिया या कैश दे दिया, तो 5,000 उसका माइनस करते हैं, और फिर रखते हैं कि हाँ इसका बैलेंस अभी मेरे पास 7,500 है, तो अभी भी हमने इस दुकानदार को 7,500 है। इस तरह कोई और दुकानदार भी हो सकता है, या ऐसे पापा की डीलिंग होगी फ्रेंड्स के साथ, किसी फ्रेंड ने उधार लिया, तो वो पापा लोग क्या करते हैं, मेरे पापा भी क्या करते थे, एक डायरी उनकी होती थी, उसी पे सारा हिसाब रखते थे। तो आपके पेरेंट्स भी ऐसे ही करते होंगे। तो हर कोई हम में से हिसाब रखता है।
और बिजनेस आएंगे तो क्या ये हिसाब नहीं रखेंगे? इनमें तो ट्रांजैक्शन भी जाते हैं, पेरेंट्स की ट्रांजैक्शन कम होती है, हमारी उससे भी कम होती है, फ्रेंड्स के बीच में और भी कम होती है, बट आगे आगे जितना अपने बिजनेस में तो ट्रांजैक्शन ही बहुत सारे। तो क्या बिजनेस नहीं चाहेगी हिसाब रखना? हाँ सर, बिजनेस भी चाहेगी हिसाब रखनी। क्या गवर्नमेंट नहीं चाहेगी हिसाब रखना? हाँ सर, गवर्नमेंट भी चाहेगी। गवर्नमेंट के पास टैक्सेस का पैसा आता है, फिर वो खर्च करते हैं, तो उनको भी हिसाब रखना पड़ता है। तो हर कोई जो इस दुनिया में आता है वो कोई ना कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी करता है, कोई ना कोई एक्टिविटी को कोई भी करता है। कोई भी चीज हम करते हैं सुबह से शाम को, उसको एक्टिविटी बोलते हैं। उनमें से अगर देखेंगे कुछ एक्टिविटीज होती है जिनको हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज बोलते हैं, फाइनेंशियल एक्टिविटीज बोलते हैं। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज में जो फाइनेंशियल नेचर की होगी, जैसे आपके पापा जॉब करने जाते हैं तो वो भी तो इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं, बट उसमें जो फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजेक्शन होगी, या आप बिजनेस करते हो उनमें से जो फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजेक्शन हो जाएगी, जिसमें पैसा इन्वॉल्व हो जाएगा, उन सब का हमने क्या करना होता है? हमने हिसाब रखना है उसका। पापा 10 काम करते हैं, बट जहां 2 काम उसके आ जाएंगे पैसा लेने और पैसे देने का, उसका क्या करेंगे वो? सर उसका वो हिसाब करेंगे। उस हिसाब रखने को क्या बोलेंगे हम? उस हिसाब रखने को हम बोलेंगे अकाउंटिंग। उस हिसाब रखने को हम क्या बोलेंगे? अकाउंटिंग बोलेंगे। अभी इस पार्ट में हम इतना ही कवर करेंगे, और नेक्स्ट पार्ट इसमें आएगी, उसमें हम बाकी चीजें कवर करेंगे। शायद आपको दोनों चीजें एक ही वीडियो में आ जाएंगी। तो हमने यहाँ पे ये समझ लिया कि हमें हर लेवल में क्या रखना है। कोई भी इंडिविजुअल हो या बिजनेस हो, उनको वो चाहते हैं कि उस पैसे का हिसाब वो रखे। तो अभी मैं आपको कहां पे रख रहा हूं? रेडीमेड गारमेंट की जो शॉप है वहां पे मैं रख रहा हूं। आप वहां पे देखोगे कि उनका जो अकाउंटेंट है वो कैसे अकाउंटिंग करता है। वंस आप उसकी अकाउंटिंग सीखोगे, उसके बाद हम आएंगे पार्टनरशिप के अकाउंट्स में, फिर आएंगे कंपनी के अकाउंट्स में। तो जो आपको फाउंडेशन पे एक्सपेक्टेशन है वो आपका सारा कवर हो जाएगा। हम इसको प्रैक्टिकली समझ लेंगे, उससे आप कोरिलेट करवाओगे, रादर देन कि मैं आपको थ्योरेटिकली बताऊंगा। तो आप पहला दिन आपका हो गया, तो मैंने आपको प्रैक्टिकली समझाने के लिए आपको उस दुकान पे ले लिया, शोरूम पे ले लिया। तो वहां पे मैंने आपको बोला कि ये जो अकाउंटेंट है आप इनके साथ रहो, तो आप एनालाइज करो क्या हो रहा है बिजनेस में। तो जब आप पहुंचे उधर, तो उन्होंने आपको सबसे पहले बोला, अच्छा आप सीए कर रहे हो तो आपकी थोड़ी सी इज्जत भी करेंगे वो, डेफिनेटली आप जब देखोगे तो आपकी एक अलग इज्जत होगी, तो आपको रखेंगे। अब उनको पता है कि इसको समझाना है, तो आपको रखेंगे, आपको चाय वाय दी, आप देख रहे हो क्या हो रहा है वहां पे। फिर क्या होता है, वहां पे कस्टमर्स आते हैं। एक कस्टमर आ गया, उस कस्टमर ने क्या किया? उस कस्टमर ने देखा एक जीन्स था, तो सेल्समैन के पास गया, बोलो दिखाओ, तो 5-10 जीन्स दिखाए उसने, तो वो कोई पसंद नहीं आया, वो चला गया। आपको क्या करना है? अभी आपको सिर्फ ऑब्जर्व करना है। आपको सिर्फ इतना पता है कि आपको अकाउंटिंग करनी है, अपने हिसाब रखना है बिजनेस का। तो वो बंदा आ गया, उसने देख लिया, कुछ पसंद नहीं आया। उसके बाद एक दूसरा कस्टमर आया, ठीक है। अब मैंने वर्ड किया कस्टमर, ठीक है। हम जो जो चीजें हमें ध्यान में आएंगे हम उनको यहाँ पे लिखते चलेंगे। ये कस्टमर आ गया, इसने देखा, इसको कुछ पसंद नहीं आया, और वहां पे क्या है? सेल्समैन है, वो इसको दिखाता है कपड़े, किसी को पसंद नहीं आ रहा है। और एक कस्टमर आ गया, उसको वो पसंद आ गया। उसको जो ही वो पसंद आ गया, तो उसने क्या कर दिया? उसने उसको गुड्स बेच दिए। उसको हम बोलते हैं सेल करना। ये कॉमन टर्म्स है जो हम नॉर्मली यूज करते हैं। तो वो सेल करता है। उसके बाद क्या होता है? जो मालिक होता है, मालिक भी दुकान में आता है। वो बोलता है उनको, जरा बताओ क्या है, कितना कैश पड़ा है। तो वहां पे एक कैश काउंटर है, तो वहां पे एक कैशर भी है और अकाउंटेंट भी है। तो कैश काउंटर में जो था वो कैश है, इतना कुछ अमाउंट है, वो उसको बैंक में डिपॉजिट करता है। यहाँ पे जब सेल होगी, इसने इसको कैश दे दिया। तो आपने क्या करना है एज एन अकाउंटेंट? आपने इसी का हिसाब रखना है। ये जो सेल होगी इसका हिसाब रखना है, ये जो कैश आया बिजनेस में इसका हिसाब करना है, ये जो कैश काउंटर में पड़ा है, अब उसने बोला कि जा इसको बैंक में जमा करके आ जाओ, आपको इस सब का हिसाब रखना है, ताकि एट द एंड ऑफ द पीरियड आपको पता चल जाए, एट द एंड ऑफ द पीरियड आपको पता चल जाए कि आपका प्रॉफिट हुआ है या आपका लॉस हुआ है।
इसी चीज को हम अच्छे तरीके से समझेंगे, इस पूरे करिकुलम में हम इसी चीज को बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे कि किस चीजों को कैसे करते हैं, ठीक है। बट ये चीजें जो है ये हम कल के लेक्चर में करेंगे। मैं आपको इस अकाउंटिंग में जितने भी टर्म्स होते हैं वो पढ़ाऊंगा, जो कंसेप्ट होते हैं कि कैसे अकाउंटिंग करेंगे। वो तो एक नॉर्मल अकाउंटिंग था कि आप कॉपी के लास्ट में रखते थे, बट ये जो हम अकाउंटिंग करेंगे ये हम सिस्टमैटिक मैनर में करेंगे। हम जो अकाउंटिंग करेंगे ये वैसे नहीं करेंगे, वैसे तो कोई भी करता है हिसाब, बट ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा होती है और उससे हमें वैसा जो पापा हिसाब रखते हैं या खुद हिसाब रखते हैं, हमारा मोटू प्रॉफिट लॉस ढूंढने का नहीं होता है। हमारा बस हिसाब रखना होता है कि किससे पैसे लेने, किसको पैसे देने, कितना खर्चा हो गया। बट बिजनेस में ट्रांजैक्शंस बहुत ज्यादा होती है, तो उनको क्या दिखना होता है कि प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, क्योंकि आपको टैक्स भी भरना होता है। तो उसके हिसाब से मैंने बोला इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से भी आपको चाहिए होगा कि निकालना प्रॉफिट लॉस, या आपको लोन लेना है, वो सब चीज के लिए चाहिए। तो आपने सिस्टमेटिक मैनर में हिसाब रखना है। तो ये जो हमारी अकाउंटिंग जो हम करेंगे ये है, इट इज बेस्ड ऑन डबल एंट्री, इट्स बेस्ड ऑन डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। जो अकाउंटिंग हम सीखेंगे वो डबल एंट्री है, और जो हम घर में करते हैं वो होती है सिंगल एंट्री। क्या चीजें होती है डबल एंट्री, सिंगल एंट्री, ये चीज भी हम सारा कवर करेंगे। डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग जो हमें करने जाना है, सारी चीजों पे आ जाएंगे। बट पहले क्योंकि आपका जो यूनिट 1 है, चैप्टर नंबर 1 का थ्योरेटिकल मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग, एक बार आप अपनी बुक खोल देना इंस्टीट्यूट की, तो ये चीज यहाँ पे मैं जो बोल रहा हूँ वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो भी टॉपिक करोगे, क्योंकि मैं आपको इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल से करा रहा हूँ, तो सबसे पहले टॉपिक की सबसे पहले क्या दिया होता है उन्होंने कि लर्निंग आउटकम्स। मैंने आपको कल भी बोला था ये चीज कि इंस्टीट्यूट की जो एक्सपेक्टेशंस है आपकी प्रिपरेशन उससे मीट होनी चाहिए, तो आप पास हो जाओगे। तो हमें देखना है इस चैप्टर से इंस्टीट्यूट की क्या एक्सपेक्टेशंस है। इंस्टीट्यूट बोल रहा है आफ्टर दिस स्टडिंग दिस यूनिट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ अकाउंटिंग। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको पता होना, समझ आना चाहिए कि अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है और इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। एकेडमिकली क्या इंपॉर्टेंस है वो मैंने तुम्हें बता दिया, प्रैक्टिकली भी क्या इंपॉर्टेंस है वो मैंने तुम्हें बता दिया। अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ बुक कीपिंग एंड द डिस्टिंक्शन बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। आपको बुक कीपिंग और अकाउंटिंग ये दोनों क्या होती है, इनका फर्क क्या है, वो आपको पता होना चाहिए। एवोल्यूशनरी प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग एज ए सोशल साइंस, कैसे अकाउंटिंग आहिस्ता आहिस्ता बढ़ गई एज ए पार्ट ऑफ सोशल साइंस, कैसे ये बन गया कि वो हिसाब जो हम रखते हैं वो कैसे पार्ट ऑफ द मतलब सोसाइटी बन गया। और एक्सप्लेन द सब फील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग, identify various user groups for whom the information is to be generated, understand the relation between economic status, ye explain the limitations of the accounting, and appreciate the enlarged boundary of accounting profession and the areas where in chartered accountant plays an important role for rendering useful services to the society। ये आपका पहले यूनिट ऑफ द पहले चैप्टर के एक्सपेक्टेशन है। इसमें अगर देखा जाए अभी चार्टर्ड अकाउंट क्या क्या करता है, वो जो लास्ट वाला पार्ट था ये मैंने अभी आपके साथ डिस्कस कर दिया, और इसी के बेसिस पे हम इसको डिटेल में भी करेंगे। अभी मैंने आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया प्रैक्टिकली, इसी के बेस पे अभी लास्ट नवंबर 2020 में क्वेश्चन आ गया था। तो बुक कीपिंग, अकाउंटिंग, ये सारी चीजें हम करेंगे। हो सकता है मैं इस लेक्चर में कवर ना करूं, मैं आगे ये जरूर आपको कवर कर दूंगा। हम कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, बट थ्योरी हम शायद से लास्ट में करेंगे, वो चीजें जो मुझे अभी इंपॉर्टेंट नहीं लगे। अभी मैं आपको सिर्फ बेस बनाने की कोशिश करता हूं। तो आपको क्या करना है, वहां पे आपको ये समझ आया कि आपने उस बिजनेस का हिसाब रखना है। अब थोड़ा सा पीछे जाते हैं, हमने जो बोला कि हम जो सिस्टम सीखने जा रहे हैं अकाउंटिंग, जो हम सीखेंगे, मैंने आपको बोला कि हर जगह फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और फाइनल में ये जो अकाउंटिंग है, ये वाली जो अकाउंटिंग है इसको बोलते हैं हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग। क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अकाउंटिंग बेसिकली क्या है? बिजनेस का, अकाउंटिंग बेसिक क्या है? बिजनेस का हिसाब रखना। मैं कुछ लेक्चर्स में स्लो जाऊंगा क्योंकि मुझे आपके लिए बेस तैयार करना है। हम ये जो हिसाब रखते हैं बिजनेस का, तो इस अकाउंटिंग के डिफरेंट सब फील्ड्स होते हैं, ठीक है। जब जो अकाउंटिंग हम करेंगे जिसमें हम जर्नल, लेजर, बिजनेस का हिसाब ऐसे रखेंगे ताकि हम पता चल जाए हमारा प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, या हमारा फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, उसको बोलते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इसका एक सब फील्ड और होता है अकाउंटिंग का, उसको बोलते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। ये आप इंटरमीडिएट में भी आपका पेपर नंबर 3 है कॉस्ट अकाउंटिंग, और फाइनल में भी एक पेपर है कॉस्ट अकाउंटिंग, तो वो भी आप पढ़ोगे। अकाउंटिंग ही आपको पढ़नी है ज्यादा।
कॉस्ट अकाउंट में बेसिकली जो कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स होते हैं उसके बारे में हम पढ़ते हैं कि उसकी कॉस्ट कैसे अराइव करें, क्योंकि आजकल के जमाने में अब जब देखोगे सेलिंग प्राइस इज फिक्स्ड, कस्टमर पता होता है। आप अगर लोकल में जाओगे आप उसको बोलोगे कि भैया ये कितने में चीज है, तो आप उसको बोलोगे अमेजोन में तो इतने में ही मिलता है, फ्लिपकार्ट में तो आजकल के जमाने में प्राइसेस फिक्स्ड है। तो बिजनेस कैसे कमाते हैं, वो अपने कॉस्ट को कंट्रोल करे। कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए वो क्या करते हैं, प्रोडक्ट की कॉस्ट फाइनलाइज करते हैं कि इतनी कॉस्ट इसकी होनी चाहिए और उसकी कॉस्ट कटिंग करते हैं। वो सारी चीजें कैसे करेंगे, वो आप कॉस्ट अकाउंटिंग में सीखते हो। वो भी एक सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग है। और क्या है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग मतलब वो अकाउंटिंग जो पर्टिकुलरली मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से की जाती है। वो इंटरनल रिपोर्ट्स बेसिकली होती है जो बनती है, जिनको हम एमआईएस बोलते हैं। होता यही है, अकाउंटिंग डाटा ही होता है। आप यही हिसाब रखते हो कि अगर कॉस्ट अकाउंटिंग की बात आप वही हिसाब करते हो, रॉ मटेरियल कितने में परचेज कर दिया, वो कितने में परचेज कर दिया, और कितने फैक्ट्री में कितने खर्चे लगे हैं, ओवरहेड्स कितने लगे, वेरिएबल ओवरहेड्स, फिक्स्ड, ये सारी चीज आप पढ़ोगे। इसी का ये रखता है। हालांकि वो भी पार्ट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग बोल सकते हैं, क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ही आप रॉ मटेरियल जब परचेज करते हो उसकी अकाउंटिंग करते हो, तो उसी के बेस पे आप कॉस्ट अकाउंटिंग भी कर पाते हो, और उसी के बेस पे आप मैनेजमेंट अकाउंटिंग बनाते हो। मतलब डाटा वहीं से आता है, जो आप वो ट्रांजेक्शन्स की रिकॉर्डिंग करते हो, वहीं से ये डाटा आता है, जिसके बेस पे फिर आप कॉस्ट अकाउंट भी कर पाते हो और मैनेजमेंट अकाउंट। मैनेजमेंट अकाउंट में बेसिकली कुछ नहीं होता है, एमआईएस रिपोर्ट जाती है। जैसे मैं जिस कंपनी में जॉब करता हूं, तो हमारी भी मैनेजमेंट को रिपोर्टिंग जाती है कि हमारा कैपेक्स का कितना खर्चा होगा, हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना कर दिया, या प्रोडक्शन में कितना खर्चा हो गया, उनको एमआईएस आती है। मतलब इन्हीं फाइनेंशियल डाटा और कॉस्ट अकाउंटिंग डाटा जो है, इसको इस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है, मैनेजमेंट उससे बेस पे डिसीजन मेकिंग ले ले। क्योंकि अकाउंटिंग के कुछ यूजेस भी है, कुछ फंक्शंस पे, उसमें ये भी जैसे कि अकाउंटिंग हमें हेल्प करे डिसीजन मेकिंग में। जो हमने अकाउंटिंग का डाटा बना दिया, हमने ये बना दिया कि हमने जो कैसे प्रोसेस रहेगा वो भी मैं तुम लोगों को बता दूंगा, अकाउंटिंग का प्रोसेस कैसे रहेगा। तो उसके बेस पे जो हमें जो डाटा आता है उसकी फिर हम क्या करते हैं, मैं अभी अकाउंटिंग का डेफिनेशन भी आपको बोल दूंगा। तो उसके बेस पे क्या करते हैं, मैनेजमेंट उससे डिसीजंस ले पाती है। तो उसको बोलते हैं मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। और क्या होता है, एक नया कंसेप्ट आता है, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग भी अब नया कंसेप्ट आया है अकाउंटिंग में, जिसमें आप बोलते हैं ये जो बिजनेस है ये तो प्रॉफिट तो कमाते ही कमाते हैं, बट साथ में ये क्या करते हैं, ये इकोनॉमिक रिसोर्स ऑफ द सोसाइटी यूज करते हैं। अब बिजनेस को सोसाइटी से अलग तो नहीं दे सकते, क्योंकि बिजनेस सोसाइटी में ही अपना काम करती है। अगर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को लेते हैं तो वो क्या करते हैं, वो तो रिसोर्स ऑफ द सोसाइटी लेते हैं और उससे पोल्यूशन भी करते हैं। अगर इंडस्ट्रीज है वो तो पोल्यूशन भी करते हैं और रिसोर्सेज भी यूज करते हैं। तो उनको बोला जाता है कि तुमने जो सोशल कॉस्ट यूज कर दिए, तुम्हारी जो वो मिनरल्स निकलते हैं जो दरिया में जाते हैं, हवा में जाते हैं, उससे पोल्यूशन होता है, तो तुम्हारे जो सोशल कॉस्ट तुमने इनकर कर दिए, तुम उसकी एक रिपोर्ट भी दे दो कि तुमने सोशल बेनिफिट्स के लिए किया, तुमने एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए क्या कर दिया, तुमने इस नेचुरल रिसोर्स का जो डिप्लीशन हो गया उसको फुलफिल करने, रिकवर करने के लिए आपने क्या क्या कर दिया। तो बिजनेस को अभी नया कंसेप्ट आ रहा है, इंडिया में भी नया कंसेप्ट है, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग का कंसेप्ट आ रहा है, कि आप दिखा दो कि आपने कितना खर्चा कर दिया, कितना आपने खर्चा कर दिया इस चीज, इन चीजों को रिकवर करने के लिए। आपने देखा होगा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सेक्शन 135 आया कंपनीज एक्ट में, कि हर कंपनी जो वो उस क्राइटेरिया को मीट करती है इंडिया में, उसको एटलीस्ट 2% ऑफ द एवरेज प्रॉफिट जो उसका है उसको खर्च करना चाहिए सोसाइटी पे। उसमें लिखा उनको स्कूल बनाना चाहिए, उनको मतलब क्लीन गंगा, ये सारी चीजों के लिए वो खर्च कर सकते हैं। क्योंकि आप जो प्रॉफिट कमा रहे हैं सारा अपने शेयर होल्डर को मत दे दो, क्योंकि आप जो सोसाइटी के रिसोर्सेज डिप्लीट करते हो उनको कौन, उनकी भरपाई कौन करेगा, तो आप वो करोगे। आप उसकी रिपोर्ट भी उनको देनी पड़ती है, जिसको सोशल कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट बोलते हैं। तो वो भी एक नया कंसेप्ट है। और एक नया कंसेप्ट जो आ रहा है, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, ये भी एक कंसेप्ट आ रहा है, अभी उतना न्यूएंस स्टेज में है, अभी ज्यादा फॉलो नहीं होता है। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंट में बोलते हैं कि आपके जो ह्यूमन रिसोर्सेज है, ये भी तो आपका बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। आज की बैलेंस शीट जो हम अभी बनाते हैं, जो अगर आप में से किसी ने कॉमर्स पढ़ा है, वो बोलता है यार एसेट्स, जब हम बोलते हैं एसेट्स, तो हम जो एम्प्लॉइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, हमारे जो अभी फाइनेंशियल अकाउंटिंग है उसमें उनको उतना बैलेंस शीट में तो वो आते ही नहीं है, एम्प्लॉय है तो एम्प्लॉय है, तो हम उसकी अकाउंटिंग तो नहीं करते। बट देयर इज अ कांसेप्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, आपके पास जो ह्यूमन रिसोर्स आप उनके भी अकाउंटिंग करोगे। वो भी फाइनल में थोड़ा सा टच किया गया है कि जो भी आपने उनकी सैलरी देनी है उसका प्रेजेंट वैल्यू है उतने पे आप उसको, क्योंकि एसेट्स प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आज के और जमाने में देखा जाता है कि आपके एम्प्लॉयज अगर अच्छे हैं
तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन भी अच्छी होगी, या कंपनीज हायर करते हैं बेस्ट प्रोफेशनल्स को, तो वो भी तो उनके लिए एसेट है। जिस तरह से मशीनरी उनके लिए एसेट है, प्लांट उनके लिए एसेट है, फिक्स्ड एसेट एसेट है, लैंड बिल्डिंग, इस तरह से तो वो भी तो आपके एसेट्स है। अगर आपके पास अच्छा मैन पावर है तो इट मींस आपकी कंपनी अच्छा प्रॉफिट कमा सकती है। पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग की लिमिटेशन है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की लिमिटेशन है कि वो क्या करते हैं, वो उन चीजों को कवर नहीं करते। तो देयर इज अ कांसेप्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, जहां पे कोशिश की जा रही है कि जो ह्यूमन रिसोर्स आपके हैं, आप में आप उनकी भी अकाउंटिंग करो, वो आपका फाइनल में टच करते हैं। तो ये सब फील्ड है नॉर्मल अकाउंटिंग के। अब हम अकाउंटिंग पे डेफिनेशन आ गए, वो अकाउंटिंग जो हमें पढ़ना है, उस अकाउंटिंग का डेफिनेशन हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब मेनली आपको समझ आया कि आपको यहाँ पे कौन सी अकाउंटिंग पढ़नी है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़नी है। आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़नी है, जिसमें आपने पैसे का हिसाब रखना है, ताकि आपको पता चलेगा। अभी आपको स्टार्ट करना है सोल प्रोप्राइटर का, तो आपने ऐसा हिसाब रखना है कि आपको पता चल जाएगा कि उसका प्रॉफिट कितना हुआ है या लॉस कितना हुआ है, और उसकी फाइनेंशियल पोजीशन कितनी है। तो उसके लिए जो अकाउंटिंग की डेफिनेशन है, तो बोलते हैं, मैं डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग यहाँ पे लिखूंगा, वो अकाउंटिंग जो हमें नॉर्मली पढ़ना है, ठीक है। यही हमारा बेस रहेगा, डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। तो बोलते हैं अकाउंटिंग, इसको आपको रटना भी पड़ेगा, इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। उसके बाद साइड कर लेता हूं, कॉमा क्लासिफाइंग, कॉमा summarizing. Accounting is an art of recording, classifying, and summarizing in a significant manner and in terms of money. किनका? Of transactions, मैं पूरा तो नहीं लिख रहा हूं, of transactions and events which are of financial nature, which are of financial nature and interpreting the results डियर ऑफ। ये अकाउंटिंग की डेफिनेशन है जो नॉर्मली आप हर जगह देखते हो। तो इसमें हमने पढ़ा ये जो अकाउंटिंग है, ये जो हिसाब रखना है, हमने पढ़ा कि हिसाब रखना है, हमने नॉर्मली घर में भी हिसाब, पर यहाँ पे जो हम अकाउंटिंग पढ़ेंगे उसकी डेफिनेशन अगर देखेंगे तो वो बोलते हैं इट इज एन आर्ट। क्या है ये एक आर्ट है, हुनर है, स्किल है, किसका? ऑफ रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग ऑफ व्हाट? रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शंस। तो आपने क्या करना है, आपने रिकॉर्डिंग करनी है। जो भी ट्रांजैक्शंस हो जाएंगे बिजनेस की, और इवेंट्स जो फाइनेंशियल नेचर के हैं, इकोनॉमिक इवेंट्स विच आर ऑफ फाइनेंशियल नेचर, और ट्रांजैक्शंस जो है बिजनेस की, उनका आपने क्या करना है, रिकॉर्डिंग करना है। ऐसे नॉर्मली रिकॉर्डिंग नहीं करना है कि किसी पेज पे कुछ भी लिखा है। एक आर्ट है, एक स्किल है, जिस तरीके से आप उसको रिकॉर्डिंग करोगे। और फिर आपको क्या करना है, जो भी रिकॉर्डिंग की है उनको आपने क्लासिफाई करना है, और फिर आपने समराइज कर देना है। और फिर वहां से जो रिजल्ट्स आएंगे, उन रिजल्ट्स को आपने क्या करना है, इंटरप्रेट करना है। ये डेफिनेशन है मॉडर्न अकाउंटिंग की। ये नॉर्मली अकाउंटिंग नहीं है कि आपने कुछ भी करके लिख दिया, बल्कि आपने उनको एक पर्टिकुलर तरीके से उनको लिखना है। तो ये डेवलप कर दिया गया, इसमें बहुत टाइम लगा है। ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में ये सारा चीज बना दिया गया है। जैसे साइंस इवॉल्व हो गया विद द पैसेज, इस तरह से अकाउंटिंग भी इवॉल्व हो गई विद द पैसेज ऑफ द टाइम। पहले अकाउंटिंग एक हिसाब से की जाती थी। अगर मैं आपको लेता हूं नंबर्स कैसे हम पढ़ते थे मैथमेटिक्स में, नंबर कैसे आ गए। एक हमने पढ़ा था, एक शेफर्ड होता था, तो उसके पास जो शीप होते थे, एक शीप होता था। फिर उसने क्या कर दिया, एक शीप जब उसके पास था
तो फिर 2 थे तो वो 2 रखता था, अगर 3 होते थे 3 होता था तो वो बेचता था उसको। फिर जब वापस आते थे शाम को शीप, अगर 1 ही होता था उसको क्रॉस करके आ जाता। अगर 10 होते थे तो सुबह वो 10 लकीरें मारता था शेड के बाहर, और शाम को जब वापस आते तो क्रॉस क्रॉस करता था। जब सारे बराबर आते तो इट मींस उसको कोई खोया नहीं होता था। फिर कंसेप्ट आया तो बोला एक, अब एक लकीर होगी, अगर 2 होंगे 2 3 4 ऐसे-ऐसे करके ये आ गया, ऐसे मैथमेटिकल लैंग्वेज में। इसी तरह से अकाउंटिंग भी जो है वो एक ही दिन में नहीं आएगी, बल्कि ये भी क्या होगी, इवॉल्व होगी विद द पैसेज ऑफ द टाइम। ये भी इवॉल्व हो गई विद द पैसेज ऑफ टाइम। ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में आ गया। तो ये जो अभी आर्ट बन गया, ये एक ही दिन में नहीं आया, इसमें भी टाइम लग गया। तो ये जो अभी ये वाला जो हम अकाउंटिंग करेंगे, जो डबल एंट्री बेस पे होगा, ये किसने कंसेप्ट दिया सबसे पहले? लूशा पकोइली, जिसको हम फादर ऑफ अकाउंटिंग बोल रहे हैं। इटली में वो था, वो भी एक मर्चेंट था, उसने डबल एंट्री पे पहली बुक्स लिखी थी। जो आप पढ़ोगे अभी बुक कीपिंग और अकाउंटिंग का फर्क है, तो उसने भी डबल एंट्री पे पहली बुक उसी ने लिखी थी, लुसिया पकोई ने। ही इज कंसीडर्ड एज द फादर ऑफ अकाउंटिंग। उसी के मतलब पहले भी इस पे बहुत काम हुआ होगा, और फिर जाके उसने पर्टिकुलरली इस पे पहली बुक लिखी कि डबल एंट्री अकाउंटिंग हम कैसे करेंगे, और उसी अकाउंटिंग को हम सीखेंगे। तो ये अकाउंटिंग क्या है? एक हुनर है, स्किल है, किसका? एक पर्टिकुलर मैनर में अकाउंट ट्रांजैक्शंस जितने भी हो जाएंगे। मतलब मैंने आपको बोला कि वो जो आपने मैंने आपको बिजनेस में रखा, वहां पे क्या हुआ, वहां पे बहुत सारी ट्रांजैक्शंस हो गई है। ट्रांजैक्शन, अब वर्ड आया ट्रांजैक्शन, इवेंट, इन सब चीजों का माने हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, जिसका नाम है बिजनेस टर्म्स, अकाउंटिंग टर्म्स। उसमें हम इस चीज को समझेंगे, और फिर अकाउंटिंग कंसेप्ट्स, और फिर जाके हम मेन टॉपिक्स पे आ जाएंगे। तो बेस अभी आप ट्रांजैक्शन पे, तो मतलब जो भी वहां पे लेन देन होता है, ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है? लेन देन जो वहां पे होता है। वो जो कस्टमर आया, पहला कस्टमर आया, उसने जीन्स देखा, उसने पसंद बिल्कुल नहीं आया, उसको आप नॉर्मली इवेंट बोलते हैं। क्या बोलेंगे उसको हम? सिंपल लैंग्वेज में रखो, ये भी एक बहुत डिस्कशन वाली बात है, इवेंट और ट्रांजैक्शन में क्या फर्क है, जिसको हम आगे वाले लेक्चर्स में कवर कर देंगे। अभी आप सिंपल याद करो कि जब भी जो भी बिजनेस था, वहां पे डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज, मैंने आपको बोला, मैंने आपको उधर रखा, तो क्या हुआ, आपके लिए चाय लाई, दैट्स एन एक्टिविटी। एक कस्टमर आया, उसने देखा, उसको पसंद नहीं आया, दैट्स एन एक्टिविटी। मालिक अंदर आया, दैट्स एन एक्टिविटी। कोई बाहर गया, दैट्स एन एक्टिविटी। बट वो जो था, जीन्स दिखाई, उसको पसंद आ गई, दिस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। और वहां पे जब उसने डील होगी, सेल होगी, तो उसको हम ट्रांजैक्शन बोलते हैं। ट्रांसएक्शन, ट्रांस एक्ट, ट्रांस मीन जो दो के बीच में हो जाए, एक्ट कोई एक्टिविटी। तो यहाँ पे क्या होगी, बिजनेस ने उसको जीन्स दे दी, सेल कर दी, और उसने बिजनेस को कैश दे दिया, इसको ट्रांजैक्शन बोलते हैं। ये जो लेन देन होता है बिजनेस में, हमें इसका हिसाब रखना है। क्या रखना है? हिसाब रखना है। तो कैसे करते हैं? सबसे पहले हम क्या करते हैं? रिकॉर्डिंग करते हैं। ये जो ट्रांजैक्शन हो जाएगी, हम आइडेंटिफाई करेंगे ये ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स ऑफ इकोनॉमिक नेचर जो दूसरे होते हैं, उनके बारे में जो टेक्निकल डेफिनेशन में मैं आपको समझा दूंगा अलग से अलग वाले लेक्चर में। अभी आप सिर्फ ट्रांजैक्शन पे फोकस करो। ये जितने भी ट्रांजैक्शन हो जाएंगे, इनकी हमें क्या करनी है? इनकी हमें अकाउंटिंग करनी है। इनकी हमें अकाउंटिंग करनी है। और वो अकाउंटिंग कैसे करते हैं? सबसे पहले जब ये जितने भी ट्रांजैक्शन हो जाएंगे, तो आप देखोगे वहां पे जो अकाउंटेंट है, इनको रिकॉर्ड करेगा। जब वो सेल होगी, तो वो बोलेगा कि सेल होगी 1000 रुपए की, और उस बंदे ने कैश दे दिया। ठीक है, ये एक ट्रांजैक्शन हो गई। दूसरी ट्रांजैक्शन हो गई है कि सपोज कुछ आप आए थे, तो आपके लिए होटल से चाय मंगा ली, तो यहाँ पे भी ट्रांजैक्शन होगी। 100 रुपए की चाय पी ली सबने उधर, ठीक है। और फिर जाके माल खरीदा, सपोज 10,000 का माल खरीदा, उसको हम परचेज बोलते हैं। ये क्या चीजें बोलते हैं अकाउंटिंग में, वो सारी चीजें डिस्कस करते हैं, वो सारा चीज रखते हैं। तो आप सबसे पहले क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं, एक डायरी पे इनको लिखते हैं क्या क्या ट्रांजेक्शन हो गए। फिर इनको क्लासिफाई करते हैं हम। क्लासिफाई मतलब क्या होता है? हम पढ़ते हैं ना क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग लिविंग थिंग्स, उसमें बोलते हैं इनको दो हिस्सों में क्लासिफाई करते हैं। एनिमल्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं। प्लांट एनिमल्स में भी फिर बहुत तरह के होते हैं, प्लांट्स में भी बहुत तरह के होते हैं। या घर में भी आप देखो कोई चीज आती है, तो आप क्लासिफाई करते हो ना, प्लेट्स एक जगह रखते हो, कप दूसरी जगह रखते हो, गिलास तीसरी जगह रखते हैं मम्मी, है ना। ये चीज करते हैं आप। अपनी बुक्स को भी अलग रखते हैं, अकाउंटेंसी की बुक्स अलग रखते हो, इकोनॉमिक्स की बुक्स अलग रखते हैं, तो क्लासिफाई करते हो। पहले जब होते ट्रांजेक्शन, वो तो सारी मिक्स होती है। आप ग्रोसरी लेने जाओगे घर में, तो सारी चीजें मिक्स करके आएंगे, फिर उनको अलग करते हैं, उनको अलग रखते हैं, इनको अलग करते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं? क्लास पकड़ना है। जब ट्रांजेक्शन ने आपने सबको एक जगह रिकॉर्ड कर दिया, फिर जाके आप उनको क्या करते हो? क्लासिफाई करते हो। जो सिमिलर नेचर की एक्टिविटीज उनको अलग अलग करते हो, फिर उनको समराइज करते हो। क्या करते हो? उनको समराइज करते हो कि अच्छा टोटल कितना हो गया। उसके बाद फिर आप वहां से क्या करते हो? रिजल्ट्स आपके आ जाएंगे, समराइज करके आपके फिर रिजल्ट्स आ जाते हैं, तो आप बोलते हैं आपका प्रॉफिट हुआ है या नुकसान हुआ है। और फिर वहां के जो रिजल्ट्स आते हैं, इंटरप्रिटेशन करके वो कम्युनिकेट करते हो उन लोगों को जिनको ये अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन चाहिए। ये पूरा पार्ट अकाउंटिंग बन जाता है। अब मैं एक सिंपल तरीका, एक और एग्जांपल से आपको इस चीज को समझाने की कोशिश करूंगा।
पहले एक लेमैन की लेते हैं, वो कैसे अकाउंटिंग करेगा, और फिर हम करेंगे कि हम कैसे इस बिजनेस में, इस रिकॉर्डिंग क्लास में समराइजेशन से उसी नतीजे पे पहुंचेंगे जिस नतीजे पे एक कॉमन मैन नतीजे पे, रिजल्ट पे पहुंच जाएगा। ठीक है, पहले लेक्चर हो सकता है कुछ लोगों को लगेगा यार ये तो हमने पढ़ लिया, बट कुछ बच्चे होते हैं जिन्होंने अच्छे से नहीं किया था, तो ये आप सब देखो, अगर आपने अच्छे से पढ़ा तब भी मैं कुछ चीजें ऐसे बताऊंगा जो शायद आपने नहीं पढ़ी होंगी, तो आप लेक्चर को प्लीज प्लीज पूरा देखो। कुछ दिनों के लिए हम स्लो जाएंगे, बाकी फिर एक पेज के साथ हम पढ़ेंगे, आप टेंशन नहीं लेना उसका कि हमारा सिलेबस कवर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, आसानी से आराम से हो जाएगा। ठीक है, मैं 2 एग्जांपल्स लूंगा और समझ लेंगे कि एक लेमैन कैसे अकाउंटिंग करता है और हम उस चीज को कैसे ब्यूटीफुल वे में समझने की कोशिश करेंगे। मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूं, एक सिंपल सिंपल बंदे की एग्जांपल लेता हूं। अब सपोज एक बंदा है, वो क्या कर रहा है, उसने ना, मैं एग्जांपल लेता हूं, कश्मीर की एक एग्जांपल लेता हूं, आप अपने एंड से बाकी जो बच्चे हैं वो कोरिलेट करते ना। एक बंदा है, वो बोलता है ना मैं ना कोई काम करूंगा, बिजनेस करूंगा, तो वो क्या करता है, उसने बोला कि मैं फ्रूट्स का बिजनेस करूंगा। जो गांव से होंगे वो इसको बिल्कुल अच्छे से समझेंगे। तो उसने बोला कि मैं फ्रूट्स का बिजनेस करूंगा, तो उसने क्या कर दिया, एक सेब का जो बाग है, उसमें बाग को नहीं खरीदा, अगर जो सेब है उसको खरीदा। तो जिसका वो बाग था एक बंदे का, उसने उसको बोला कि जितने भी इसमें सेब है, मैं तुम्हें ये साल के इसको 5 लाख रुपया दूंगा। तो हम बोलते हैं इसने इसने ये बाग 5 लाख रुपए में खरीदा। तो इसने नोट कर दिया डायरी पे कि मैंने 5 लाख रुपया दे दिए बाग में। ठीक है, उस वाले बंदे को। फिर इसने क्या कर दिया, उसमें पेस्टिसाइड्स करने पड़ते हैं, दवाएं छिड़कनी पड़ती है, और पूरे साल में इसने क्या किया, इस पे, ये तो उसने बाग खरीदा, एप्पल्स खरीदे, फिर इसने पेस्टिसाइड्स कर दिए इस पे। पेस्टिसाइड्स जब इसने कर दिए तो इसने एक कॉपी रखी, मकान जो जिसका बाग है उसको 5 लाख रुपए दिए। तो एक पेज इसने लिया, उस पे इसने रखा कि मैंने क्या किया, सेब वाले जो बंदा है उसको 5 लाख रुपए दे, और फिर मैंने दवाई छिड़क ली। तो एक पेज इसने रखा, वहां पे इसने लिखा कि मैंने पेस्टिसाइड्स खरीदे। तो पेस्टिसाइड जब जब इसने करने पड़े, सपोज साल में 6 बार उसको पेस्टिसाइड करने पड़े, तो पूरा जो उसका, एक बार इसने 20,000 की दवाई छिड़की, दूसरी बार अपने 10,000 की, फिर 40,000 की, ठीक है, फिर 50,000 की, ऐसे ऐसे करके फिर 30,000 की, इस तरह से इसने दवाई छिड़की। उसके बाद इसने क्या किया, जब सेब तैयार हो गए तो इसको लेबर लाने पड़े, उसके बाद इसको बॉक्सेस लाने पड़े। तो इसने बॉक्सेस लाए, पहले 1.5 लाख के बॉक्सेस लाए, फिर 30,000 के और बॉक्सेस लाए। उसके बाद इसको लेबर लगी, तो 2 मंथ उसको सपोज लेबर लगी, और उन लेबर को उनने वक्तन फौकतन किसी को 5,000 दिए, किसी को 10,000 दे दिए, किसी को 30,000 दे दिए, ऐसे ऐसे करके इसको वो लग गए, लेबर लग गए। और भी कुछ छोटे मोटे जनरल एक्सपेंसेस को लग गए, मिला के कभी 10,000 लगे, कभी 5। जब मैं के लिखता हूँ, के का मतलब 1000 होता है, और एल का मतलब लैक्स होता है। ठीक है, ये आप याद रखना है, एल मींस लैक्स एंड के मींस थाउजेंड्स। ये यूरोपियन टर्म में किलोज बोलते हैं इसको, दैट मींस 1000। ठीक है, और फिर जाके 20,000 लगे, इतना इसका खर्चा हो गया। फिर जाके इसने इसको सेल करने के लिए दिल्ली भेजा, और दिल्ली में इसको इस पूरे के लिए कितना आए, 15 लाख रुपए आए। 15 लाख में सारा सेल हो गया, और दिल्ली तक पहुंचाने के लिए इसको किराया देना पड़ा ट्रक वाले को 2 लाख। ये उसने पूरे साल का काम कर दिया। अब ये जानना चाहता है प्रॉफिट, तो इसने क्या किया, बहुत सिंपल किया था। जब भी इसने डिसाइड किया था कि मैं ये बिजनेस करूंगा, इसने क्या किया था, एक कॉपी ली थी। तो कॉपी में डिफरेंट पेज रखे थे, एक पेज पे लिखा था एप्पल, दूसरे पे एप्पल वाला, दूसरे में पेस्टिसाइड्स, तीसरे में लेबर, जो भी इसकी टाइप ऑफ एक्टिविटीज रहती थी। तो जब जब खर्चा करता था उसमें लिखा था, जब बाग खरीदा उसका 5 लाख खरीदा, फिर पेस्टिसाइड्स कर दिए, फिर लेबर, ऐसे ऐसे करके उसने लिख दिया। फिर जब साल हो गया, अब ये जानना चाहता है प्रॉफिट, तो इसने क्या किया, हर पेज का टोटल कर दिया। एप्पल के लिए टोटल इसने खर्चा कर दिया 5 लाख। इसके लिए सपोज इसने टोटल खर्चा किया पेस्टिसाइड्स पे 1.5 लाख, लेबर पे इसने सपोज 2 लाख का खर्चा कर दिया, बॉक्सेस पे इसने 1.8 लाख का खर्चा कर दिया, जनरल एक्सपेंस इसके 30K के हो गए, ये इसने पूरा खर्चा कर दिया, और फ्रेट का इसका 2L का खर्चा हो गया, और इसकी सेल जो है वो हो गई 15 लाख। तो इसने क्या कर दिया, पहले तो जनरल पेज में लिखा था, अलग अलग पेज अपना, फिर उनको टोटल कर दिया, तो वहां से समरी में इसने कर दिया, एक लास्ट वाले पेज में कर दिया कि मेरी जो सेल है वो 15 लाख की हो गई, और उसमें से लेस करेगा, वो क्या करेगा, एक्सपेंसेस लेस करेगा।
तो इन सब एक्सपेंस को लेस करेगा तो बोलेगा पेस्टिसाइड्स इतना टोटल करके पेज था उसका टोटल कर दिया, तो समरी में बोला इसके पेस्टिसाइड्स 1.5 लाख के और दूसरे के 2 लाख, इन सब का टोटल कर दिया। फिर ये पता बोलेगा कि मेरा खर्चा कितना हो गया, तो ये 1.5 लाख और 2 3.5 लाख 4.5 लाख 5.5 लाख 5.3 5.6 10.6 12.6, तो इसके टोटल खर्चे जो हो गए सपोज वो 12.6 लाख हो गए। तो 15 का इसने बेचा, 12.6 लाख इसने लेस कर दिए, तो इसका फायदा हुआ पूरे साल का 2.4 लाख। ये इस तरीके से ये अपना प्रॉफिट निकाल पाया। तो इसने बहुत सिंपल तरीके से अकाउंटिंग कर दी। इसने क्या कर दिया, पहले जब स्टार्ट कर दिया काम तो इसने एक कॉपी ले ली, 5 रुपए की कॉपी पे इसने पूरा हिसाब कर दिया, हर पेज पे लिखा जो भी डिफरेंट टाइप एक्टिविटीज उस पे कब, क्योंकि आप पेस्टिसाइड तो एक ही दिन तो नहीं करेगा खर्चा, जब जब पेस्टिसाइड्स के लिए पैसे दे दिए तो पेस्टिसाइड्स वाला लिख गया, दूसरे में लेबर को पैसे दिए तो एक लेबर वाला पेज रखा, वहां पे लेबर का खर्चा कर दिया, जब भी खर्चा करता तो उन हेड्स में डाल दिया उसने, ठीक है। और फिर जाके लास्ट में समराइज कर दिया। तो इस तरीके से ये पता चल गया इसको प्रॉफिट है। हम भी इसी तरीके से करेंगे बट थोड़ा प्रैक्टिकल वे में करेंगे और हम बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। इसने क्या किया, सिंगल एंट्री सिस्टम से कर दिया, इसने एक एक पेज पर लिख दिया सारा चीज। हम इसी चीज को एक ब्यूटीफुल वे में करेंगे डबल एंट्री सिस्टम, क्योंकि यहाँ पर इसका वॉल्यूम जो था बहुत कम था और हमारा वॉल्यूम जो होगा बहुत ज्यादा होगा, हम ऐसी चीजें नहीं कर सकते। तो इसको पहले ऐसे ही हिसाब रखा था, फिर जाके इसको बहुत ब्यूटीफुल वे में डबल एंट्री सिस्टम के हिसाब से कर दिया और रिजल्ट बराबर सेम आ जाएगा, बट ब्यूटीफुली आर्टिकुलेटेड, ब्यूटीफुली रिटन तरीके से, ब्यूटीफुल तरीके से हम उस चीज को कर देंगे, क्योंकि कभी भी हमें कुछ भी चाहिए हमें वहां से मिलेगा। अभी तो अकाउंटिंग के सॉफ्टवेयर्स भी आते हैं, आप उसमें डालते हो वो सारी चीजें खुद करता था, बट पहले जमाने में क्या होता था, ये सारी चीजें मैन्युअली होता था। तो हम क्या, अगर देखा जाए इसने भी सबसे पहले जब खर्चा करता तो क्या कर दिया, रिकॉर्डिंग कर दी। उसके बाद इसने क्या कर दिया, उनको क्लासिफाई कर दिया, एप्पल के लिए अलग पेज रखा, पेस्टिसाइड के लिए अलग पेज रखा, लेबर के लिए अलग पेज रखा, बॉक्स के लिए अलग पेज रखा, जनरल एक्सपेंस के लिए अलग पेज रखा, फ्रेड के लिए अलग पेज रखा, सेल के लिए अलग। अब क्योंकि आप ऐसा नहीं है कि सेल भी एक साथ ही करें, पहले एक टाइप का सेब भेजा, फिर दूसरे टाइप का सेब भेजा, फिर तीसरे टाइप का सेब भेजा, फ्रेड भी बार बार देना पड़ा, फिर इनको समराइज कर दिया लास्ट में। तो पहले इसने रिकॉर्ड कर दिया, उनको क्लासिफाई कर दिया, फिर उसने क्या कर दिया, समराइज कर दिया, और फिर जाके वहां पे उसको पता चला कि इसको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। और हम भी अपने मॉडर्न अप्रोच से इस चीज को ऐसे ही करते हैं। तो अब अपने बिजनेस का जब एग्जांपल लेते हैं, तो हम जब भी ट्रांजैक्शंस हो जाएंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उनको रिकॉर्ड करेंगे। क्या करेंगे, उनको रिकॉर्ड करेंगे। हम जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, अब दिन में तो बिजनेस में, छोटे बिजनेस में 10-15 ट्रांजैक्शन होते हैं, बड़े बिजनेस में हजारों में ट्रांजैक्शन होता है। अब आप एयरटेल के एग्जांपल लो, एयरटेल में देखो कितनी कॉल्स होती है, कॉल्स तो चलो छोड़ो, जो पेड कॉल्स होती है, या ऐसे देखो तो कितने रिचार्ज होते हैं, ये सारी तो ट्रांजैक्शंस होती है ना उनकी। तो इन सब का हिसाब रखना तो ये टिपिकल वे तो कर नहीं सकते, तो उसके लिए मॉडर्न अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग की जरूरत पड़े। और अब सॉफ्टवेयर बने हैं तो वो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली उसमें ट्रांजैक्शन को डाल देते हैं, वो ऑटोमेटिकली लेजर भी बनाता है, समराइज भी करता है, सब कुछ करता है, और आपको रिजल्ट पता चलता है। वो सॉफ्टवेयर है अकाउंटिंग के, बट टिपिकल पीछे जो कंसेप्ट है जिनके बेस पे भी सॉफ्टवेयर बना है वो यही चीज है। सबसे पहले क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं ट्रांजेक्शन की। क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग। जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे आपको सबसे पहले क्या करना है, उनको कहीं पे नोट करना है। जब कहीं पे नोट करोगे तभी तो उनका अकाउंटिंग कर पाओगे, अदरवाइज तो वो छूट जाएंगी। तो टू अराइव एट द करेक्ट प्रॉफिट एंड द करेक्ट लॉस और द करेक्ट लॉस, अल्लाह बचाए, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम प्रॉफिट ही कमाए, एंड टू अराइव एट द करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिकॉर्ड ऑल द ट्रांजैक्शन व्हिच हैपन इन द बिजनेस। तो आपको ख्याल रखना है कि कोई ट्रांजैक्शन छूट ना जाए। तो सबसे पहले आप क्या करते हो, रिकॉर्डिंग करते हो। और हम जो इस मॉडर्न अकाउंटिंग में रिकॉर्डिंग करते हैं, हम एक डायरी में अकाउंटिंग करते हैं जिसका नाम होता है जर्नल। तो एक डायरी हम रखते हैं जिसका नाम है जर्नल। तो जब भी ट्रांजैक्शन हो जाएंगे तो आप लोग चुपचाप करके पहले रिकॉर्ड कर देना उसको, ताकि छूट ना जाए। और फिर रिकॉर्ड करके क्या करना है वो हम करेंगे। फिर उसको हम क्लास में करते हैं। अब जाके परचेज होगी, सेल होगी, चाय पी, ये सारा इस डायरी में आ गया, ये सारा इस डायरी में आ गया। अगर मैं एग्जांपल लूंगा, सपोज ये मेरी डायरी है, ये मेरी डायरी है, तो ये मेरा, इसको मैं लिखता हूं जर्नल। तो जो भी हो जाएगा दिन में मैं इस पे लिखूंगा, मैं इस पे लिखूंगा कि आज दिन में ये हो गया, डे 1, जिसको डे बुक भी सपोज बोलते हैं। मैं लिख दिया मैंने सेल इतनी कर दी, परचेज कर दी, ये हो गया। उसके बाद मैं एक दूसरी डायरी रखता हूं जिसका नाम होता है लेजर। क्या होता है, जिसका नाम होता है लेजर। तो लेजर में मैं क्या करता हूं, हर टाइप के जो ये खर्चे होते हैं या जो अकाउंट्स होते हैं, इन सबको हम अकाउंट्स बोलते हैं। हर किसी, जो हमने अभी देखा ना सेब का, एप्पल का एक अकाउंट बना, ठीक है, और पेस्टिसाइड्स का एक पेज था,
लेबर का एक पेज था, यहाँ पे हम इनको अकाउंट्स बोलते हैं। तो हर किसी का हम अपना अपना खाता खोलते हैं, तो हम यहाँ पे बोलेंगे सेल का एक खाता बनेगा, तो जितनी भी सेल हुई दिन में वो हम उधर डालते हैं कि सेल कितनी हो गई। परचेज जो इधर 10 परचेज पड़ी थी तो हमने क्लास पे कर दिया इनको परचेज में, तो हमने परचेज डाल दिया। हमने जनरल एक्सपेंस हो गए वो डाल दिया। जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं हम इनको फिर क्या करते हैं, शाम को क्लास पे करते हैं, अपने अपने खातों में डाल दिए, तो हम डिफरेंट लेजर अकाउंट्स बनाते हैं। ठीक है, ये जितने भी चीजें होती है ट्रांजेक्शन में, जितने भी अकाउंट्स इन्वॉल्व होते हैं उनका हम खाता बनाते हैं। जैसे सेल्स है, ठीक है, परचेज है, मेजर मेजर यही होता है, सेल होता है, परचेज होता है, कोई जनरल एक्सपेंस होता है, ठीक है, रेंट होता है, सैलरी दे दी एम्प्लॉयज की वो होता है, ठीक है, कैश होता है, इन सब का अपना अपना अकाउंट बनाते हैं और उनमें डालते हैं। तो इस तरह से आज इतनी सेल होगी, परसों इतनी परचेज हो जाएगी, एक्सपेंस इतने हो गए, मंथ एंड पे सैलरी जाती है, रेंट जाती है, तो हम उनको अपने अपने खाते में डालते हैं। पहले डे बुक में एंट्री करते हैं जनरल में, फिर जाके अपने अपने खातों में डाल देते हैं। फिर क्या करते हैं हम, जब पीरियड खत्म हो जाएगा, अब हम जानना चाहते हैं कि हमारा प्रॉफिट कितना है या टोटल कितना है, तो हम क्या करते हैं, समराइज करते हैं। लेजर अकाउंट का, सेल्स अकाउंट का टोटल करते हैं, तो हमें पता चलता है कि टोटल सेल्स कितनी हुई है इस पीरियड में। सपोज हम एक साल की एग्जांपल लेते हैं, सेल कितनी हुई है, परचेज कितनी हुई है, इनका टोटल करते हैं, समराइज करते हैं। उसके बाद फिर हम बोलते हैं अच्छा सेल इतनी हुई है, उसमें से परचेज और बाकी खर्चे लेस कर दो, तो हमारा प्रॉफिट निकलता है। तो फिर हम समराइजेशन में क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक बनाते हैं जिसको बोलते हैं ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस हम क्या करते हैं, जितने भी ये लेजर अकाउंट्स है इनका तो साल भर में ट्रांजेक्शन होते हैं, तो उनका टोटल करते हैं कि टोटल सेल कितनी हुई है, टोटल परचेज कितनी हुई है, टोटल एक्सपेंसेस अलग अलग हेड में कितने हुए, फिर उनको ट्रायल बैलेंस में बनाते हैं। क्यों बनाते हैं ट्रायल बैलेंस, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद जब ट्रायल बैलेंस बना, अब सारी चीजें वहां पे आ गई, उसके बाद हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वहां से हमें पता चलता है कि प्रॉफिट कितना हुआ है और लॉस कितना हुआ है, अल्लाह बचाए। और हमारी बैलेंस शीट हम बनाते हैं, जो हमारे बोलता है कि हमारे एसेट्स कितनी है, हमारी लायबिलिटीज कितनी है, बेसिकली हमारी फाइनेंशियल पोजीशन कितनी है। और फिर जाके हम वहां से इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट्स करते हैं, एनालिसिस करते हैं। तो आपने रेशियो एनालिसिस पढ़ा होगा 12th में, हालांकि आपके फाउंडेशन के सिलेबस में वो नहीं है रेशियो एनालिसिस। तो वहां पे एनालाइज करते हैं, अच्छा इसका लिक्विडिटी रेशियो कितना है, इसका प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो कितना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंपेयर करते हैं, पिछले साल से कितना अच्छा कर दिया है। और फिर जाके उनको हम क्या करते हैं, जो इंटर रिजल्ट्स आते हैं वहां से उनको इंटरप्रेट करते हैं, और फिर जाके जो मैनेजमेंट होती है या यूजर्स ऑफ द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है उनको हम क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। बट अभी हमने याद रखना है कि जो अकाउंटिंग हम करेंगे उसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम रिकॉर्डिंग करेंगे, रिकॉर्डिंग के बाद हम क्लासिफाई करेंगे, उसके बाद हम समराइज करेंगे, उसके बाद समराइज करने के बाद हमें बैलेंस शीट और पीएनएल तो बनी जगह, दे आर पार्ट ऑफ द समराइजेशन। ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट, दे आर पार्ट ऑफ समराइज। वहां पे फिर हम रिजल्ट्स निकाल देंगे और उन रिजल्ट्स का हम एनालिसिस करेंगे, रेशियो एनालिसिस लगा के, और वहां पे फिर जो रिजल्ट आएंगे उनको इंटरप्रेट करेंगे कि अच्छा बिजनेस का लिक्विडिटी ठीक है, बिजनेस का डेट इक्विटी रेशियो ठीक है, और फिर जाके उसको हम कम्युनिकेट करते हैं। तो ये पूरा पार्ट बन जाता है मॉडर्न अकाउंटिंग डेफिनेशन। नॉट ओनली रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइज, but it is analyzing the results, interpreting the results and then communicating the results, जो वो MIS वाला पार्ट भी बन जाता है, और जिस जिसको इसको इन्फॉर्मेशन चाहिए उन सबको देता है। अभी कंपनी लेवल का मतलब एक्टिविटीज है, अगर आपने 12th में पढ़ा है, कंपनीज में ओनर्स अलग होते हैं जिनको शेयर होल्डर्स होते हैं, और मैनेजमेंट अलग होती है। तो मैनेजमेंट को ये फर्ज बनता है कि वो अपने शेयर होल्डर्स को कम्युनिकेट करे कि उनका प्रॉफिट कितना है, लॉस कितना है और किस डायरेक्शन में जा रही है, तभी जाके वो अपने ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनवाती है। ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। तो और कुछ चीजें जो मैं इसमें छोड़ दूंगा, आपको घबराना नहीं है, हम उन चीजों को कवर करेंगे क्योंकि थ्योरी में भी डायरेक्टली पूछा जाता है। बट ये इंपॉर्टेंट था जो आज के लेक्चर में हमने कवर कर दिया है। एक और टॉपिक है बुक कीपिंग और अकाउंटिंग, इसको भी हम आज के लेक्चर में ही कवर करेंगे, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग। और बाकी जो इस चीज में रहेंगे इतना ही हम करेंगे इस यूनिट 1 में। अभी बाकी जो करेंगे हम वो हम बाद में करेंगे, जब हम पहले बेसिक सीख जाएंगे अकाउंटिंग के, उसके बाद थ्योरी पे आ जाएंगे और आपको तब वो बहुत अच्छा लगेगा। बुक कीपिंग और अकाउंटिंग कुछ फर्क नहीं है। पुराने जमाने में क्या होता था ना, देखो अकाउंटिंग विद द पैसेज ऑफ टाइम इवॉल्व हो गई और नीड्स बढ़ गई। अब बैंक्स का कंसेप्ट नहीं था पहले। पहले क्या होता था, देयर वाज अ कंसेप्ट ऑफ स्टीवर्डशिप अकाउंटिंग। स्टीवर्डशिप अकाउंटिंग क्या होता है, बड़े बड़े लोग होते थे, वो अपने बिजनेस को खुद देख नहीं पाते थे, ठीक है, उनका काम होता है धंधा करना, खुद बिजनेस करना, ठीक है, तो वो अपने स्टीवर्ड्स रखते थे, जो टेक केयर, कस्टडियर्स जिनको बोलते थे, जो हिसाब, जो इसका वो रखते थे, बेसिकली नजर वजर रखते थे। तो वो स्टीवर्ड्स आके अकाउंट्स को रखते थे, तो वो बोलते भाई मैं से पगा, मुझे मालिक को हिसाब देना है। तो बीच में मैं भी कभी कश्मीरी बोलूंगा, क्योंकि अभी अपेरेंटली जिन बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूँ मैक्सिमम उनमें कश्मीरी है, तो थोड़ा सा वो मजा भी आ जाएगा बच्चों को। मैं भी कभी कभी मैं कश्मीरी वर्ड यूज करूंगा, तो अगर कोई और भी देख रहा है आप घबराना नहीं, उससे आपका पढ़ाई में कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
तो वो उसका हिसाब नजर रखता था, तो अकाउंटेंट उसका हिसाब रखता था, ताकि बाद में मालिक अगर पूछे तो वो उसका हिसाब करता था। पहले उनका मोटिव ये नहीं होता था कि प्रॉफिट लॉस कितना ये सब, तब वो उनका सिर्फ हिसाब रखते थे कि मोर इंपॉर्टेंट देवर कंसर्न कि हमारे पास किससे पैसा लेना है और किसको पैसा देना है, ये चारा हिसाब होता है। तो वो सिर्फ क्या करते थे, देवर फोकस ऑन मेनली रिकॉर्डिंग एंड देन क्लासिफाइंग, अपने अपने खातों में डालना है। एक टिपिकल एग्जांपल अगर मैं देता हूं आपका, अगर आपका लोकल दुकानदार है, लोकल दुकानदार क्या करता है, लोकल दुकानदार ये नहीं जानना चाहता है प्रॉफिट, अगर उसको लोन भी नहीं लेना है तो वो प्रॉफिट लॉस के चक्कर में नहीं पड़ता। वो बोलता है ठीक है, जो कमाता हूं मेरा घर चलता है, मैं उसमें खुश हूं, मुझे ज्यादा ये फिक्र नहीं है कि मैं पूरा देखूंगा मेरा प्रॉफिट लॉस फाइनेंशियल पोजीशन मुझे। मगर वो भी इतना जाता है कि अगर कोई उससे उधार लेता है तो वो उसी, अगर आप देखोगे अपने लोकल दुकानदार, तो उसके पास एक ही डायरी होती है। मैंने देखा है हमारे एक दुकानदार, उसके पास एक ही डायरी होती है। वो अगर कोई नकद लेता है ना, नकद में, तो वो डालता है कैश काउंटर में कैश बस। और अगर कोई उधार लेता है ना, तो उसकी डायरी होती थी, तो डायरी में क्या करता है वो, ये उसकी डे बुक होता है, तो डे बुक में लिखता है अच्छा लतीफ ने उधार लिया 1500 का, तो लिखा लतीफ ने 1500 का माल लिया, बस क्या लिया वो भी लिखता 1500 का माल लिया। मैं भी थोड़ा सा लिखता हुआ आटा, अपनी जल्दी छोटा छोटा शॉर्ट हैंड, जो उसका शॉर्ट हैंड होता है, ताकि उसको समझ आए कि कल को वो बोले कि लतीफ मैंने तो 1500 का नहीं लिया था, तब बोला अच्छा आटा तुमने 3 किलो लिया था, चावल 10 किलो लिया, 10 किलो का बैग या जो भी था, तो मिला के आपका 1500 हो गया था। और किसी और ने लिया है, एक्स ने लिया था 2000 का, वाई ने, ये इसको पूरे दिन में हो गया। शाम को वो क्या करता है, इनका जो लेजर होगा, लेजर में उसने एक पेज पे लतीफ रखा होगा, दूसरे पेज पे एक्स रखा होगा, तीसरे पेज पे, तो लतीफ के खाते में डालेगा 1500, इसके 2000, इसमें 3000, ऐसे ऐसे वो अपना करता। तो वो भी देखो तो जर्नल और लेजर तो बनाता ही है। और जब फिर लतीफ ने उसको पैसे दे दिए, तो यहाँ डे बुक में लिखा आज मुझे रिसीट्स आ गई, लतीफ ने 2000 दे दिए, तो फिर लतीफ का 2000 माइनस करेगा, क्योंकि लतीफ का कुछ पुराना भी होगा, और इसने सपोज 3000 दिए कभी, वो यहाँ पे माइनस करेगा। इस तरीके से इसका चलता रहता है। फिर लास्ट में जब हिसाब करने आएगा तो टोटल करके बता देगा। तो वो यही चीजें करता था। तो पुराने जमाने में वो मोर कंसर्न वही थे, तो वो क्या करते थे, उनका मेन फोकस आ गया सिर्फ हिसाब रखना चाहिए। तो दे वर फोकसिंग ऑन द रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, ठीक है, अपने अपने खाते में डाला, और फिर ट्रायल बैलेंस बनाना, बस यहां तक ही उनका काम था। ये जो बाद में इवॉल्व हो गया कि हम प्रॉफिट एंड लॉस भी निकाल पाएंगे और बैलेंस शीट भी निकालें, ये पूरा अकाउंटिंग है। बट जहां तक ये बात रहेगी, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, और फिर जाकर ज्यादा से ज्यादा ट्रायल बैलेंस बना देना कि सॉरी ठीक, सारा ठीक है, उसको हम बोलते हैं बुक कीपिंग। क्या बोलते हैं? बुक कीपिंग। जस्ट कीपिंग द बुक, मेंटेनिंग द रिकॉर्ड्स, उसको बुक कीपिंग बोलते हैं। बट वहां से फिर जाके प्रॉफिट एंड लॉस निकालना, बैलेंस शीट बना देना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना देना, और फिर जाके उसको कम्युनिकेट करना यूजर के, ये सारा अकाउंटिंग बनेगा। तो अगर देखें बुक कीपिंग इज पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। और बुक कीपिंग कहां पे खत्म होती है? ट्रायल बैलेंस पे खत्म होती है। और उसके बाद प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट, जिनको हम फाइनेंस में बोलते हैं, वो पार्ट ऑफ अकाउंटिंग है। अकाउंटिंग में बुक कीपिंग भी आएगा, बट बुक कीपिंग में अकाउंटिंग नहीं आएगा। बुक कीपिंग का सबसे में सिर्फ बुक रिकॉर्ड बनाता है, और वहां से फिर जाके उसको ब्यूटीफुल वे में समराइज कर देना फर्दर, ताकि आपको प्रॉफिट निकल जाए, बैलेंस शीट निकल जाए, पता चल जाए क्या है, उसको बोलते हैं अकाउंटिंग। ठीक है, तो अकाउंटिंग में और चीजें भी आती है, बट बुक कीपिंग आपको थोड़ा सा यहां तक मैंने बता दिया है। बुक कीपिंग बेस बन जाती है किसके लिए? अकाउंटिंग के लिए। सब फील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग मैंने आपके लिए कवर कर ही दिया। यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, ये जो अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन आएगी, ये तो कुछ लोगों को चाहिए। कौन कौन लोग चाहिए, कौन कौन कंसर्न है? अगर मैं एग्जांपल दूंगा, मेरा बिजनेस वहां पे, तो क्या मैं नहीं चाहूंगा कि मुझे वहां से पता चले कि मेरा प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है? तो वो जो अकाउंटिंग से इंफॉर्मेशन आ जाएगी, मतलब ये जो पता चला है प्रॉफिट और लॉस है, ये क्या है, क्या बैलेंस, दिस इज द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। अकाउंटिंग करके जो इन्फॉर्मेशन आएगी उसको अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे मैं आपको एक और चीज बताऊंगा, बहुत अच्छी बात, वो ये है कि ये अकाउंटिंग जो हम करेंगे, ये बेसिकली कुछ नहीं है, ये बेसिकली कुछ नहीं है, बल्कि लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस है। जो अकाउंटिंग हम करेंगे क्या है, जो लैंग्वेज हम सीखेंगे, जिसका कल हम टर्म्स पढ़ेंगे, ग्रामर पढ़ेंगे, फिर रूल पढ़ेंगे, पहले डिक्शनरी में वर्ड्स पढ़ेंगे, फिर जाके वो अकाउंटिंग कुछ नहीं है। अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस। बिजनेस की लैंग्वेज है ये बताती है कि आपने प्रॉफिट कमाया, लॉस कमाया। तो जिस तरह से एक लैंग्वेज में उसकी पहले वर्ड्स होते हैं, एक डिक्शनरी होते हैं, फिर रूल्स होते हैं, इसलिए भी वो वर्ड्स है। जिस तरह से मैथमेटिक्स एक लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज है, उर्दू लैंग्वेज है, इसी तरीके से अकाउंटिंग भी एक लैंग्वेज है। अगर आपने थोड़ा कॉमर्स पढ़ा है, तो अगर मैं बोलूंगा कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, तो आप में से बहुत सारे बच्चे इसी चीज से पता चल जाएंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, इट मींस कैश सेल्स हो गया, तो एक लैंग्वेज हो गई है ना। मैं बताऊंगा प्रॉफिट इतना है, तो ये कुछ बता रही है ना, दिस इज द लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस। वहां से जो इंफॉर्मेशन आएगी, तो आपको ये भी समझना है कि आपके पास अगर अभी लैंग्वेज आती है आपको, मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स लैंग्वेज, वो आपको पता है 2 + 2 =
तो आप खुद बोलोगे इज 4, मैंने तो कुछ नहीं बोला, तो मैंने न्यूमेरिकल में लिखा 2 + 2 = 4। तो ये एक लैंग्वेज है जिसको समझ के आप बोलोगे कि सर इसका आंसर 4 आएगा। मैं अगर उर्दू में बोलूंगा 2 और 2 कितने होते हैं, तो आप बोलते 4, तो मैं तो उर्दू लैंग्वेज में बोला, बट जब मैंने ये लिखा तो आप समझ आ गए। तो ये एक लैंग्वेज है जिसके ये कुछ मतलब होता है, ये कुछ इसके वर्ड्स है तो इसका कुछ मतलब होता है। इस तरह से अकाउंटिंग, जब मैं लिखूंगा कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, तो इससे कुछ समझ आएगा ना आपको, वही तो लैंग्वेज होती है। बकार वनकस कशर पे कत ये तरह सारी समझी कहें, जो हिंदी जानते हो उनको समझ नहीं आया मैंने अभी कश्मीरी में क्या बोला। तो वो एक लैंग्वेज है, कश्मीरी एक लैंग्वेज है, हिंदी एक लैंग्वेज है जो कम्युनिकेट कर पाए। तरह से अकाउंटिंग भी एक लैंग्वेज है जो कम्युनिकेट करती है कुछ चीजें, उनको किनको कम्युनिकेट करती है, उसके यूजर्स को। तो यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो है कौन कौन है, वो जो पहले मालिक है, जो इसमें पैसा लगाया है, मैंने जो बिजनेस में पैसा लगाया वहां पे, तो मैं जानना चाहूंगा ना, तो आई एम यूजर ऑफ दैट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। तो वो इन्वेस्टर्स होते हैं, जैसे कंपनीज में इन्वेस्टर्स होते हैं, या उस मालिक बिजनेस में मैं भी इन्वेस्टर भी हूँ, मैं ओनर भी हूँ। और एम्प्लॉइज होते हैं, एम्प्लॉइज भी यूजर्स ऑफ दैट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, जो प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, जितना भी उसका अकाउंटिंग से इंफॉर्मेशन आएगा, वो एम्प्लॉइज भी जानना चाहते होंगे कि हम जिस ऑर्गेनाइजेशन में उनका प्रॉफिट कितना है, लॉस कितना है, क्योंकि आपका बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में बोनस लिंक्ड होता है विद द प्रॉफिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, या आपकी जॉब सिक्योरिटी इज डिपेंडेंट ऑन द प्रॉफिटेबिलिटी एंड द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, सो यू आर आल्सो इंटरेस्टेड इन नोइंग द फाइनेंशियल्स ऑफ द कंपनी, सो यू आर आल्सो द यूजर्स ऑफ द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। उसके बाद अगर लेंडर्स है, जो बैंक है, मैंने आपको बोला था बैंक वाले पास जाते हो लोन लेने का, तो बैंक वाला क्या बोलेगा, पहले मुझे दिखा के दे दो कि तुमने कितना प्रॉफिट कमाया। तो बैंक इज आल्सो इंटरेस्टेड इन नोइंग योर प्रॉफिटेबिलिटी, दैट इज द लेंडर इज आल्सो इंटरेस्टेड इन नोइंग योर द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, सो लेंडर कैन आल्सो बी कंसीडर्ड एज द यूजर ऑफ द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। उसके बाद सप्लायर एंड क्रेडिटर है, वो आपको उधार में माल देगा या नहीं देगा, तो वो जानना चाहेगा कि आपकी क्रेडिबिलिटी कितनी है, आपकी क्रेडिट वर्दिनेस कितनी है, तो वो भी आपके फाइनेंशियल देखेंगे कि आपकी लिक्विडिटी कितनी है, आपकी सॉल्वेंसी रेशो कितने हैं, तो वो भी यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है। और कस्टमर्स, आपके कस्टमर्स भी जानना चाहते हैं कि आपका बिजनेस कैसा है, ठीक है। और गवर्नमेंट भी जानना चाहते होंगे क्योंकि उनको टैक्सेस लेने हैं, मैंने आपको बोला है कि उनको आपको टैक्सेस लेना है, तो वो भी जानना चाहते हैं कि आपकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के बारे में भी। और पब्लिक तो जानना ही जानना चाहती है और मैनेजमेंट भी जानना चाहती है। तो ये सारे हो गए यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, जिनको अकाउंटिंग एक बिजनेस की अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। इनको हम फर्दर बाइफरकेट करते हैं, इंटरनल यूजर्स और एक्सटर्नल यूजर्स। इंटरनल जो बिजनेस के अपने हैं, एक्सटर्नल जो एजेंसीज है, ओनर बिजनेस का अपना तो इंटरनल हो गया, एम्प्लॉइज बिजनेस के अपने तो इंटरनल हो गए, मैनेजमेंट, इन्वेस्टर्स, ओनर्स ये हो गए इंटरनल। और आउटसाइडर क्या हो गए, आपका जो लेंडर है, आपका जो सप्लायर है, आपका जो कस्टमर है, आपकी जो गवर्नमेंट है, ये हो गए एक्सटर्नल यूजर्स, ठीक है। तो ये बेसिकली था चैप्टर नंबर 1 में जो हमें पढ़ना था। रोल ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन सोसाइटी, ये तुम लोग खुद पढ़ना है, मैंने कुछ चीजें बोल दी है और कुछ चीजें आपको विद द पैसेज ऑफ टाइम, जब तक बैच खत्म हो जाएगा आपको सारी समझ आ जाए। तो आज हमारा जो पहला चैप्टर नंबर 1 जो है, यूनिट नंबर 1, चैप्टर नंबर 1 का थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क का, वो हमने कंप्लीट कर दिया। कुछ चीजें अगर छोड़ दी होंगी मैंने, आप उसमें बिल्कुल घबराना नहीं, मैंने सही वक्त पे वो सारी चीजें कवर करनी है, आप बिल्कुल घबराना नहीं। तो अब अगर देखोगे पेज नंबर 1 पे ही आपको प्रोसीजर ऑफ अकाउंटिंग दिया था, तो उस पर आपको थोड़ा समझ आ गया कि क्या करना है, हमें क्या करना है। जब हम अकाउंटिंग करेंगे, हम क्या करेंगे, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को पहले बनाएंगे, फिर उसको क्या करेंगे, यूज करेंगे, ठीक है। बनाएंगे कैसे, हम पहले रिकॉर्ड करेंगे, जर्नल में करेंगे, फिर क्लासिफाई करेंगे, फिर उसको समराइज करेंगे, फिर एनालाइज करेंगे, फिर इंटरप्रेट करेंगे, और फिर जाके कम्युनिकेट करेंगे। और फिर जाके जब कैसे करेंगे ट्रांजेक्शन को, उनको आइडेंटिफाई करते हैं हम, फिर जाके रिकॉर्डिंग, पोस्टिंग इन द लेजर, और प्रिपरेशन ऑफ द ट्रायल बैलेंस एंड द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनल अकाउंट्स। फिर वहां से जो इन्फॉर्मेशन आ गई उसको कम्युनिकेट करते हैं यूजर्स को, और यूजर्स इंटरनल होंगे और एक्सटर्नल होंगे। इस तरीके से हमारा जो चैप्टर नंबर 1 का यूनिट नंबर 1 है वो कंप्लीट हो गया कल। और ये चीज हमें क्रक्स में आ जाए, ये अकाउंटिंग बेसिकली कुछ नहीं है, बिजनेस की एक लैंग्वेज है, और इसमें हम रिकॉर्डिंग रखते हैं, हिसाब रखते हैं इस बिजनेस के ट्रांजैक्शंस का। कल हम इस लैंग्वेज के कुछ वर्ड्स है, अपनी डिक्शनरी है, वो पढ़ेंगे हम, ताकि हम फैमिलियर हो जाएंगे, एसेट, लायबिलिटी, एक्सपेंस, ये सारी चीजें क्या होती है। और नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम उसके रूल पढ़ेंगे इस लैंग्वेज के, और फिर जाके हम सीखेंगे कि कैसे इस लैंग्वेज को पढ़ाया जाता है और कैसे बिजनेस का हिसाब रखा जाता है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आप थोड़ा सा रिवाइज कर देना घर में, और आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, कहीं और से पढ़ने की, मतलब किसी और बुक को कंसल्ट करने की जरूरत नहीं है, हम इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल से पढ़ेंगे और हर एक चीज को मैं आपको कवर करा दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।